ये सिंगल क्लास आपको 100+ मार्क्स देकर जाएगी। आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये सिंगल क्लास जो है आपका वे ऑफ थिंकिंग टुवर्ड्स द केस स्टडी, कि केस स्टडी बड़ी ही खराब खराब चीज है, बहुत ही भयंकर चीज है, पता नहीं इसको कैसे करें, कैसे अप्रोच करें, उसका पूरा का पूरा आपका माइंडसेट को पलट देगी। ये सिंगल क्लास आपको क्या करेगी, आपको एक तरह से सिंगल क्लास आपको मोटिवेट करेगी कि ज्यादा से ज्यादा केस स्टडीज को आप सॉल्व करो। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्लास, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। एम आई ऑडिबल गाइस? यस सर। ओके, चलिए आज हम एक नया डायमेंशन स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हमने बहुत सारे लेक्चर्स पढ़ लिए एथिक्स के ऊपर, राइट? बहुत सारे हमने डायमेंशंस कवर कर लिए, ठीक है। अगर आप तुम देखें तो 90% के आसपास कोर्स अपना कंप्लीट हो चुका है, राइट? अभी कुछ चीजें और अपन को पढ़नी है, बट उससे पहले हमको क्या है, केस स्टडीज समझनी होगी। अब देखिए, केस स्टडीज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। एथिक्स पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो केस स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्यों केस स्टडीज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है? बिकॉज आधा पेपर आता है थ्योरी पार्ट का और आधा पेपर आता है केस स्टडीज का। कभी कभार कैसा हुआ है, कई कई एग्जाम के अंदर ऐसा हुआ है केस स्टडीज का पोर्शन ज्यादा आ गया, कभी कभार ऐसा है केस स्टडीज का पोर्शन कम आकर आपकी थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा आ गया। बट केस स्टडीज जो होंगी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, राइट? क्योंकि अभी तक जैसे अपन ने 50-60 लेक्चर्स पढ़ लिए हैं, राइट? 50-60 लेक्चर्स में जितना हमने पढ़ा है उस सबको अप्लाई करने के लिए केस स्टडीज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इसलिए केस स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उसको अपन को अप्लाई करना है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप एक वीक ले लीजिए अपना, और एक वीक के अंदर आप पूरा का पूरा अपना रिवाइज कर लीजिए, जिससे कि आपके सारे एथिकल कॉन्सेप्ट आपके साथ हो वाइल सॉल्विंग द केस स्टडीज, ठीक है। अब देखो, आई डोंट नो कि दूसरे इंस्टीट्यूशंस कैसे पढ़ाते हैं केस स्टडीज, क्या उनका अप्रोच रहता है, ठीक है। पर मैं यहाँ पर जो केस स्टडी पढ़ाऊंगा उसके बाद आपकी कोई भी केस स्टडी में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट? 100% आप केस स्टडीज बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, राइट? यहाँ पर हम बहुत मेहनत करने वाले हैं ना केस स्टडीज वाले के अंदर, क्योंकि हमको यहाँ पर बहुत सारा मार्क्स हमको दिख रहा है, तो हमारा मोटिवेशन फैक्टर ये है, एक बार ये अप्रोच समझ में आ जाए केस स्टडीज की, तब तो जाकर हमारे केस स्टडीज पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। दैट्स वाई केस स्टडीज पोर्शन इज वेरी इजी टू हैंडल। बस हमको एक अप्रोच समझ में आ जाए केस स्टडी की, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए। ये पॉइंट क्लियर है सबको? तो हम जब यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो 10-12 दिन जो भी हैं उसके अंदर हम केस स्टडीज इसके अंदर डिस्कस करेंगे। मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ कि आप एक बार जब केस स्टडीज की क्लासेस, जैसे मैंने माइंडसेट अपना बनाकर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक बार आप केस स्टडीज की क्लासेस देख लेंगे ना, तो उसके बाद आपको केस स्टडीज से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब 50% ऑफ एथिक्स पेपर इज देयर इन द केस स्टडीज, एंड इफ यू डील द केस स्टडीज इफेक्टिवली, देन आपके 50% मार्क्स यहाँ पर कवर हो जाएंगे। अच्छा, kindly let me know that I am audible completely. Please tell me once, then we will start the lecture. ऑडिबल सर। Okay. तो देखो, केस स्टडीज के से पहले हमको क्या करना चाहिए, इथिक्स के सारे कॉन्सेप्ट हमारे सामने होने चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि भाई क्या क्या एथिकल थ्योरीज हैं, ठीक है। हमको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या एथिकल लॉज हैं हमारी कंट्रीज के अंदर। ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। हमारा एक माइंडसेट बनना होना चाहिए कि भाई वैल्यू सिस्टम क्या होता है, कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या एथिक्स होते हैं, प्रोफेशनल एथिक्स क्या होते हैं, पर्सनल एथिक्स क्या होते हैं, वो सब चीजें अपन ने इसके अंदर पढ़ी हुई है। क्या कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं, ये भी अपन को बहुत इंपॉर्टेंट है। कोड ऑफ एथिक्स क्या होते हैं, ये सारे के सारे एक सिविल सर्वेंट की क्या होते हैं, ये आपको आपके दिमाग में होने चाहिए पहले, ठीक है। इथिक्स, मोरल्स, वैल्यूज, इनके अंदर डिफरेंसेस आपको पता नहीं होना चाहिए, एटीट्यूड, परसुएशन, इस तरह से आपको सब कुछ आपके दिमाग के अंदर क्लियर होना चाहिए, तभी जाकर आप केस स्टडी को अच्छे से आप क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। कभी कभार ऐसा होता है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर से केस स्टडी आ जाती है, जैसे परसुएशन के ऊपर है कि आपको परसुएड ही करना है और कुछ नहीं करना, तो परसुएशन के ऊपर पूरी केस स्टडी आ जाएगी। कभी कभार ऐसा होता है कि गांधीयन इथिक्स के ऊपर केस स्टडी आ जाती है, वो डायरेक्टली नहीं बोलेगा आपको, पर गांधीयन इथिक्स के ऊपर केस स्टडीज पूछ ली जाती है। समझ में आ रहा है? तो आपको वहां पर यूज करना है, कई जैसे मैंने आपको कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स पढ़ाए थे, ठीक है, उन एडमिनिस्ट्रेटर्स को यूज करना है जब भी कभी उस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए, तो बहुत ही फोडर पॉइंट की तरह बस, ठीक है, फोडर पॉइंट की तरह आपको यूज कर देना है। अब कैसे करना है सर, आपने तो बहुत डिटेल के अंदर पढ़ा है सब कुछ, तो हमको इसको केस स्टडीज में कैसे करना है यूज, ये मैं आपको डिटेल के अंदर अभी अंडरस्टैंड करवा देता हूँ, ठीक है। आज की क्लास के बाद आपको एक बहुत अच्छी डायमेंशन मिल जाएगी केस स्टडीज की। फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो आपको सॉल्व करने होंगे घर पे। घर पे अपना दिमाग लगाओ। अभी ये मत सोचो कि भाई हमको टाइम लिमिट होकर करना है या वर्ड लिमिट होकर करना है, नहीं। आपको पहले दिमाग लगाना। अभी आपको एक नई चीज को समझ रहे हो, नई अप्रोच को जान रहे हो, दैट्स वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस अप्रोच
विथ फ्री माइंड। अभी हमको ये नहीं देखना वर्ड्स कितने हो गए साहब, साहब कितने वर्ड्स की होती है, ठीक है, और कितना टाइम में लिखना होता है, ये सब चीजें हम बाद में परफेक्टली अच्छे से मैनेज कर लेंगे। ठीक है, जैसे हम केस स्टडीज के ऊपर करेंगे अभी वर्कआउट, वैसे ही हमको क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर भी वर्कआउट करना है। आपके 2-3 वीकली टेस्ट हो गए हैं, बट उसमें आपका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा था मेरे को, तो मेरे को लगा एक बार पूरा ही कंप्लीट करवा दें, उसके बाद आपके टेस्ट लिए जाएंगे, राइट। अभी मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ तो मुझे ये समझ में आ रहा है, मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपने वो 50-60 लेक्चर अच्छे से रिवाइज करे हुए हैं, बिल्कुल आपके दिमाग में एज इट इज कॉन्सेप्ट्स हैं, तब जाकर मैं आपको केस स्टडीज यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ, राइट। अगर आपने नहीं करे हैं तो फिर वो आपकी गलती हो जाती है, ठीक है। तो हम एक पहले सबसे पहले ऐसे नहीं देखेंगे कि केस स्टडीज में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या होता है। एक हम है ना जनरल फ्रेमवर्क देखते हैं केस स्टडीज का, कि केस स्टडी का जनरल फ्रेमवर्क क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल से मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगा, ठीक है। जनरल फ्रेमवर्क, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल फ्रेमवर्क, देन फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी केस स्टडी होगी, है ना, कोई भी XYZ केस, अभी हम केस स्टडी के बारे में बात नहीं कर रहे, हम एक जनरल अप्रोच के बारे में बात कर रहे हैं। कोई भी एक केस स्टडी हुई तो उसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई इसमें एथिकल डिलेमा कहां पर आ रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एथिकल डिलेमा कहां है ना। अब देखो स्टार्टिंग, अभी मेरा समझ लो कि मैं कैसे आपको पढ़ा रहा हूँ, दैट विल मेक योर माइंड वेरी क्लियर। कि हम पहले क्या करेंगे, हम पहले चीजों को समझेंगे, ठीक है, क्योंकि नई अप्रोच अपन लेकर चल रहे हैं, ठीक है। चीजों को समझेंगे, समझने के बाद फिर केस स्टडीज को सॉल्व करेंगे। फिर केस स्टडीज के अंदर क्या क्या पॉइंट्स हमको प्रिकॉशंस करने हैं, क्या डूज हैं क्या डोंट्स हैं, ये अपन इसके अंदर समझेंगे केस स्टडीज में, राइट। तो एक लंबा प्रोसेस चलेगा, आज की क्लास पूरी आप देखोगे पेशेंटली, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई किस तरह से केस स्टडीज होती है। तो एकदम से कुछ समझ में नहीं आएगा, और ऐसा है कि हम जैसे हम बोलते हैं कि हम पहले रायता फैलाएंगे फिर उसको समेट लेंगे, ठीक है। तो इसको कराने का यही बेस्ट तरीका है, जस्ट अंडरस्टैंड दिस वन, ठीक है। सबसे पहले हमें एथिकल डिलेमा देखना होगा कि कोई एथिकल डिलेमा है क्या किसी केस स्टडीज के अंदर। मतलब हमको सबसे पहले, इसको मैंने बोला आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, केस स्टडी के अंदर क्या प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करें हम पहले। कुछ एथिकल डिलेमा है क्या भाई इसके स्टडीज के अंदर, इसको हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई दिस। तो पहला स्टेप, जब भी आप केस स्टडी पढ़ो तो आपके दिमाग के अंदर स्टेप्स होने चाहिए, क्या क्या चीजें हमको होना चाहिए, राइट। कैसा भी क्वेश्चन आए, एक जनरल अप्रोच बता रहे हैं, ये सब चीजें तो आपको ध्यान में रखनी ही पड़ेगी। यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमाइन व्हाट इज द एथिकल डिलेमा इन दिस केस स्टडी। दिस इज नोन एज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। भाई प्रॉब्लम क्या है, क्यों ये केस स्टडी पूछी गई है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। क्या क्या चीजें एथिकल डिलेमा के अंदर आ रही है, क्या कोई पर्सनल इथिक्स वर्सेस प्रोफेशनल इथिक्स आ रहा है, या फिर आपकी इंटेग्रिटी वर्सेस कुछ आपका ऐसा ओबीडियंस आ रहा है, राइट। या फिर कोई और चीजें, किस तरह से क्या क्या यहाँ पर क्लियरली आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। एनवायरमेंट वर्सेस इकोनॉमिक डायमेंशन आ रहा है, क्या आ रहा है, इथिकल डिलेमा 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 आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चाहे से आपसे पूछा हो चाहे नहीं पूछा हो, इथिकल डिलेमा इज दैट थिंग दैट यू हैव टू राइट, कि साहब इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है हमको, हम ये स्टेप इसलिए नहीं उठा पा रहे क्योंकि हमको ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अभी सब एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे। दूसरा आपको ये करना है, व्हाट एनालाइज करना है ये, कि व्हाट आर योर स्टेक होल्डर इन दिस केस स्टडी। इस केस स्टडी के अंदर क्या कौन कौन से स्टेक होल्डर्स है, मतलब ये जो केस स्टडीज है, ठीक है, इस केस स्टडी के अंदर कौन कौन लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जब हम पढ़ रहे थे तब हमने आपको बताया था व्हाट इज द स्टेक होल्डर्स, ठीक है, कि एक कंपनी के क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं। जब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था केमिकल डाई वाला एग्जांपल, ठीक है, उसके अंदर मैंने बताया था कौन कौन स्टेक होल्डर्स है उसके। स्टेक होल्डर मतलब कौन ऐसे लोग हैं जो कि क्या है, जो कि एक तरह से इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज स्टेक होल्डर। उसको उनको अपन क्या कहेंगे, उनको अपन स्टेक होल्डर्स कह देंगे, ठीक है। तो स्टेक होल्डर कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है भाई साहब, कोई ग्रुप भी हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, कोई एक तरह से नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, सिटीजन्स हो सकते हैं, राइट। कोई ऐसी कम्युनिटी हो सकती है, पर्टिकुलर कोई इंटरेस्ट ग्रुप हो सकता है, कोई एक तरह से प्रेशर ग्रुप हो सकता है, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं। बट हमें बहुत ही कॉम्प्रेंसिवली इसको समझना है, ठीक है। स्टेक होल्डर्स कौन कौन हो सकते हैं, ऐसे नहीं कि 2-3 स्टेक होल्डर लिख दे। आपके दिमाग जितना ज्यादा आप सोच सकते हैं, आउट ऑफ बॉक्स सोच सकते हैं कि भाई हाँ ये भी स्टेक होल्डर हो सकता है,
तो वो अपन को इसके अंदर देखना है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक सबको क्लियर है? तो अभी हम इन दो अप्रोच के ऊपर चलते हैं पहले, ठीक है? वैसे ही मेरे को आपको जो पढ़ाना है वो इस तरह से 6-7 अप्रोचेज यहाँ पर देखनी है, ठीक है? आगे भी चलकर मैं बताऊंगा। जैसे पहला है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, क्लियरली स्टेट द इथिकल डिलेमा। इथिकल डिलेमा क्या है? फिर एनालाइज द स्टेक होल्डर। पहले हम इन दोनों को सॉर्ट आउट करते हैं विद एन एग्जाम्पल, देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द एथिकल प्रिंसिपल, उसको किस तरह से अप्लाई करना होता है। फिर हम समझेंगे किस तरह से अल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करना होता है, रिकमेंड एक्शन रिकमेंड करना होता है, और फिर लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस वो किस तरह से देने होते हैं, वो सब चीजें हम पढ़ेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दो चीजों को समझते हैं कि क्या इथिकल डिलेमा क्या होता है, ठीक है? किस तरह से इथिकल डिलेमा को लिखना रखना होता है, और क्या हमको इस तरह से कौन इसके अंदर इफेक्ट होगा, ठीक है? व्हाट आर द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जिनकी डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट है। इन दोनों चीजों को हम एक बार समझ लेते हैं, एक एक करके चीजों को समझेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो इथिकल डिलेमा जैसे मैंने आपको बताया था, वापस आपको एक बार रिवाइज कर दूं। इथिकल डिलेमा का मतलब ये होता है कि भाई एक सिचुएशन ऑफ एथिकल पैराडॉक्स है, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम है, जिसके अंदर या तो आपको ये करना है, ए ऑप्शन अपनाना है, या फिर बी ऑप्शन अपनाना है। सिचुएशन के हिसाब से दोनों ही लग रहे हैं कि भाई दोनों अपना लेने चाहिए। इट डजेंट मैटर कि दोनों में से कोई एक एक जो है अपना लेना चाहिए, पर दोनों ही इक्वल वेटेज के हो रखे हैं। इट डजेंट मैटर कि ए इज एथिकल या फिर बी इज एथिकल। यहां पर आपका माइंडसेट ऐसा चल रहा है कि इन दोनों में से कौन सा मैं अपनाऊं, इसके अंदर आपको क्लियरिटी नहीं है, ठीक है? कि ये अपनाता हूं तो उसके ये कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, ये नहीं अपनाता हूं तो इसके ये कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, और ये अपनाता हूं, बी अपनाता हूं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज, नहीं अपनाता हूं तो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो आई होप यू आर गेटिंग मी। तो सबसे पहले एथिकल डिलेमा क्या होता है ये हमको समझ में आता है। हमने ये नॉर्मेटिव इथिक्स के अंदर पढ़ा था, वी हैव डन इट इन द नॉर्मेटिव इथिक्स, राइट? तो एथिकल डिलेमा क्या होता है ये अपन इसके अंदर समझते हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, और उस एग्जांपल में से मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाट आर द डिफरेंट एथिकल डिलेमास, ठीक है? दिस इज द एग्जांपल। आपको बहुत ही कूल होकर इसको पढ़ना है, ठीक है? कोई अपने पास जल्दबाजी नहीं करनी है। हम क्लास ऐसे 2-2.5 घंटे की ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर पूरा केस स्टडीज का कंसेप्ट आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। समझ में आ रहा है बच्चों? देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आप क्या करोगे, अभी आप ये चीज पढ़ोगे, और इसके अंदर सिर्फ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, और प्लीज लेट मी नो दैट क्या क्या आपको इथिकल डिलेमा इसमें दिख रहे हैं। एक अप्रोच आप ये रख लेना, जब भी आप इथिकल डिलेमा देख रहे हो या फिर स्टेक होल्डर देख रहे हो, तो आपका ब्रॉड माइंडेडनेस में दिखना चाहिए कि हाँ भाई इसने ये प्रॉब्लम के अंदर इथिकल डिलेमा डाल दिया है। अब हमारी केस स्टडीज क्या है कि आप एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है इन ए स्टेट वेयर इलीगल सैंड माइनिंग इज रैम्पेंट। बहुत ज्यादा इलीगल सैंड माइनिंग हो रही है, माइनिंग हो रही है। इट इज वेल नोन दैट द लोकल पॉलिटिकल एंड बिजनेस इलीट आर इन्वॉल्व इन दिस माइनिंग। ये माइनिंग इलीगल है, इसके अंदर इलीट क्लास, पॉलिटिकल इलीट क्लास और पॉलिटिकल जो लोकल क्लास और बिजनेस इलीट क्लास के अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है? यू आर अंडर प्रेशर, आप प्रेशर में है टू इग्नोर द इशू एज इट हैज सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल बैकिंग। सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल बैकिंग है, अगर आप इसको इग्नोर नहीं करते हैं तो यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है? सर हमको एक एक एडमिनिस्ट्रेटर याद आ गया इसमें, क्या याद आ गया? सर हमको अशोक खेमका याद आ गया। ठीक है, उसको भी हम लिख लेंगे, बट एक लाइन में ही लिखेंगे, कहीं लिख लेंगे, हम बताएंगे कैसे उसको लिखना है। हाउएवर इलीगल माइनिंग इज कॉजिंग सीवियर एनवायरमेंटल डैमेज, मतलब एनवायरमेंट भी यहाँ पर एक तरह से क्या है, एक स्टेक होल्डर हो गया, एंड इज डिप्राइविंग द गवर्नमेंट ऑफ रेवेन्यू। You have to decide whether to take action or stay silent to avoid the political backlash. अब this is the case study in which you have to identify ethical dilemmas. आप आइडेंटिफाई करके बोल भी सकते हैं क्या एथिकल डिलेमा है। अगर नहीं बोलना चाहते हैं तो आप चैट के अंदर लिख भी सकते हैं प्लीज, बट आपको पार्टिसिपेट इसमें करना होगा। दिस इज द ओनली वे वी कैन अंडरस्टैंड द केस स्टडीज, ठीक है? तो सभी बच्चे यहाँ पर नीचे लिखें, चैट सेक्शन में लिखें, या फिर मेरे को बोलना चाहते हैं, कोई बातचीत करना चाहते हैं, बातचीत कर सकते हैं। आप एथिकल डिलेमा इसके अंदर है, आराम से सोच कर लिखो क्या क्या चीज इसके अंदर हो रहा है, फिर मैं बताता हूँ देखो क्या क्या एथिकल डिलेमा यहाँ पर हो सकता है। टेक योर टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लीजिए आराम से, पर लिखिए सभी का। मेरे को जो भी
स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, सभी का मेरे को आंसर चाहिए कि किस डायमेंशन में आप सोच रहे हैं। अभी तक इथिकल डिलेमा हमने डेफिनेशन पढ़ा है, अब देखो प्रैक्टिकली अप्लाई करें। सारे कॉन्सेप्ट्स हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर देंगे, आपके कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे। कोई पेपर भी लिखना चाहता है, पेपर में लिख लीजिए, बट यू हैव टू स्पीक देन। इफ यू डू नॉट वांट टू स्पीक, देन यू हैव टू राइट इन द चैट सेक्शन। जैसे विधि ने लिखा इंटेग्रिटी वर्सेस ओबीडियंस, वेरी गुड। और कोई दिख रहा है विधि आपको तो और सोचो। और भी होने चाहिए, कम से कम 2 या 3 इथिकल डिलेमा होते ही होते हैं केस स्टडीज के अंदर। अगर आप नहीं देख पा रहे हो, मतलब कि आपकी थोड़ी सी, आपने अच्छे से केस स्टडी नहीं पढ़ी। फ्रॉम वेरी बिगिनिंग यू हैव टू टेल देम कि हमने पूरी केस स्टडी पढ़ ली है। और ये स्टार्ट होता है जब आप इथिकल डिलेमा अपना बताते हैं। प्रोफेशनल एथिक्स एट स्टेक, ठीक है, ये भी ठीक है, पर स्टेक फिर क्यों है, ये मतलब अधूरा सा लग रहा है कुछ। और कोई बताएं। यस, आमिर बताएंगे, आमिर। पर्सनल एथिक्स वर्सेस प्रोफेशनल एथिक्स, पर्सनल एथिक्स वर्सेस प्रोफेशनल एथिक्स। एथिक्स पर्सनल और प्रोफेशनल। पर्सनल एथिक्स इज पॉजिटिव थिंग, राइट। इट कैन नॉट बी सेड कि यहाँ पर पर्सनल एथिक्स आपके हैम्पर हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप नहीं फॉलो करते तो आप अनएथिकल हो रहे हैं, है ना। पर्सनल एथिक्स में तो ये है कि आप जानते हैं कि भाई ये काम करना सही है, ठीक है, बट आप नहीं कर रहे हैं उसको क्योंकि आपके प्रोफेशन के अंदर वो काम नहीं बोल रखा है। तो दिस इज रॉन्ग। पर्सनल एथिक्स वर्सेस प्रोफेशनल एथिक्स रखोगे तो दैट इज रॉन्ग थिंग। यस, और लिखो, और बच्चों और सोचो, विधि और सोचो, देवयानी और सोचो। सोचोगे तभी जाकर चीजें होंगी, ठीक है। केस स्टडीज में आई नीड अ लॉट ऑफ इंटरेक्शन विद यू। अब आप नहीं कर रहे हैं तो मेरे को करवाना पड़ेगा फिर। प्रोफेशनल एथिक्स एंड फॉलोइंग अनजस्ट ऑर्डर, ठीक है। आपको जैसा लिखना है लिखो दिव्यांग, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि एक स्टेटमेंट में आप लिख रहे हैं, आपको जैसा लिखना है आप लिखिए। जैसे इंटेग्रिटी वर्सेस ओबीडियंस, दैट इज अ वेरी करेक्ट थिंग। लोकल पॉलिटिकल नेक्सेस विद एलीट बिजनेस क्लास। आपको अपना तो इन्वॉल्व करना पड़ेगा ना कुछ। एथिकल डिलेमा आप क्या सोच रहे हैं? आप एथिकल डिलेमा ऐसे नहीं सोच सकते ना, लोकल पॉलिटिकल और इलिट, तो इसमें आपका क्या है? आपने तो कोई एथिकल डिलेमा आपके दिमाग में आना चाहिए। और बताओ, ईशा आप लिखें प्लीज। ईशा ने नहीं लिखा है अभी तक, ईशा लिखें। और संध्या आपने भी नहीं लिखा है, कुछ भी आ रहा हो लिखो, दिमाग में आ रहा हो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। सुनिधि आपने भी नहीं लिखा है। फरिया आपने भी नहीं लिखा है, फिर आने का क्या मतलब है क्लास के अंदर? है, लिखना पड़ेगा भाई, देखो ऐसे नहीं चलेगा। लिखा है क्या आपने ईशा? ओके, मैंने नहीं लिखा हूँ। प्रोफेशनल एथिक्स, और सोचो, और सोचो, थोड़ा और सोचो। चलो, अब हम देखते हैं कि यार देखो हम कितनी सी सोच करके हमने इस केस स्टडी को समझा। ठीक है, हम देखो यहाँ पर सबसे पहले इलीगल सैंड माइनिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, आप जो ओबीडियंस टर्म यूज कर रहे हैं, ओबीडियंस टर्म जो है, आप यहाँ पर देखो, ब्यूरोक्रेसी में ओबीडियंस क्या होता है?
ओबीडियंस ये होता है कि आपका सीनियर जब आपको बोले, यहां पर कहीं लिख रखा है कि आपके सीनियर ने आपको बोला कि इसको इग्नोर करो, ठीक है, illegal sign. It is well known that the local political and business elite are involved in this mining. You are under the pressure to ignore the issue as its significant political backing है, ये आपको पता है। आपके सीनियर ने आपको कहा है कि भाई इस चीज को आपको इग्नोर करना चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं करा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर ओबीडियंस टर्म आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के अंदर ओबीडियंस जो होगा दैट इज कि जब आपका सीनियर जब आपको बोल रहा है, ठीक है। तो आप तो किसमें हैं, आप पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर हैं, कि आपको लग रहा है कि मैं ऐसा करूंगा तो पॉलिटिकल प्रेशर विल बी देयर, क्योंकि आपको पता है ये सब लोग इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, ये समझ में आ रहा है? तो यहां पर आपके पास क्या एथिकल डिलेमा है, एक तो इलीगल चीज कहीं पे भी हो तो आप लिखेंगे साहब रूल ऑफ लॉ वर्सेस जो भी चीज है, वर्सेस यहां पर आपको दिख रहा है पॉलिटिकल प्रेशर। आपको जो इन्फ्लुएंस कर सकता है वो पॉलिटिकल प्रेशर इन्फ्लुएंस कर सकता है। अभी जब तक यहां पर केस स्टडीज के अंदर ये नहीं बताया कि आपके सीनियर ने कहा है भाई इसको इग्नोर मत मान, इग्नोर कर दो इसको, तब तक आप ओबीडियंस वर्ड का यूज नहीं कर सकते। वो तो मैंने इसलिए बोला जिससे आप अपनी गलती पहचानो। अब हम ऐसे लिख देते हैं ओबीडियंस वर्सेस ऐसा कुछ लिख देंगे तो वो बोलेगा भाई ओबीडियंस तो अभी हुआ ही नहीं है, किसी ने कहा ही नहीं है तुमसे, ये तो तुम अपने ऊपर हो। कोई केस स्टडी अगर ऐसे आती है जिसमें सीनियर ने कहा है कि भाई चुपचाप रहो, कि आपने अपने सीनियर से भी पूछा, उसने कहा नहीं नहीं ये चीज है ना, चुपचाप रहो इसके अंदर, तो ओबीडियंस वर्ड आपने जो यूज करा वो गलत हो गया ना। ऐसे ही ध्यान रखना है हमको चीजों को। अभी बहुत गलतियां करोगे तुम, सैकड़ों गलतियां करोगे केस स्टडीज के अंदर, क्योंकि नई चीज है, पर हमको धीरे धीरे इसको अंदर समझना है। तो अपहोल्ड, इसको ऐसे लिख दे, अपहोल्डिंग रूल ऑफ लॉ वर्सेस पॉलिटिकल प्रेशर, दिस कैन बी वन ऑफ द डायमेंशन, है ना। यहाँ पे देखो इलीगल है, तो आपने पहली लाइन से ये कहा कि भाई पॉलिटिकल प्रेशर आ सकता है, तो इलीगल है इसके अंदर हम क्या कह दें, हम कह दें कि रूल ऑफ लॉ वर्सेस पॉलिटिकल प्रेशर, तब हम क्या करेंगे, ये हमारा डायमेंशन पॉलिटिकल, ये हमारा क्या एक तरह से इस तरह से हो रहा है। समझ में आ रहा है? क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर ये है, पॉलिटिशियन के पास ये ताकत होती है कि आपका ट्रांसफर कर दें, आपको कहीं उठाकर फेंक दें, कहीं आपका डिमोशन कर दें, आपके साथ ऐसा कुछ भी कर सकते हैं वो इस तरह से। ठीक है, फिर ये क्रॉनिक कैपिटलिज्म भी है, बिजनेस इलिट भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो पैसा भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो सबसे पहला आप ये लिखेंगे कि भाई एथिकल डिलेमा, अभी मैं आपको पूरा डिटेल के अंदर बता रहा हूं, फिर हम देखेंगे किस तरह से इनको 250 वर्ड्स के अंदर 300 वर्ड्स के अंदर लिखा जाता है, ये भी अपन समझेंगे। पर पहले अपन ये समझ रहे हैं कि क्या क्या चीजें हमको इसके अंदर। तो एथिकल डिलेमा जब हम कह रहे हैं, एथिकल डिलेमा, तो हम इसके अंदर लिखेंगे पहला पॉइंट हमारा ये है कि भाई हम अपहोल्ड करें रूल ऑफ लॉ को, क्योंकि इलीगल चीज हो रही है तो रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, या फिर हम पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर से कम हो जाए, ठीक है, पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर रहे वर्सेस पॉलिटिकल प्रेशर, है ना बच्चों। इस तरह से आपने सोचा, थोड़ा ऐसे समझो। इसके अंदर भाई एज ए पब्लिक सर्वेंट आपकी प्राइमरी ड्यूटी क्या है, टू होल्ड टू अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ, टू एंश्योर दैट इलीगल एक्टिविटीज तो कहीं नहीं हो रही है। बट अगर आप इसके अंदर स्टैंड लेते हैं, however if you take the stand रूल ऑफ लॉ को फॉलो करवाने के लिए, देन देयर विल बी ऐसे के सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल बैकलैश आपके ऊपर आ जाएगी, है ना। तो ये आपका एथिकल डिलेमा है कि भाई अगर मैं रूल ऑफ लॉ को फॉलो करूं तो भाई पॉलिटिकल जो पावर है मेरे को अगेंस्ट में मेरे चली जाएगी। दिस शुड बी द फर्स्ट थिंग, ठीक है। सेकंड, अगर मान लीजिए आप जो हैं पब्लिक सर्वेंट है, तो आप कहेंगे कि हमारी पब्लिक सर्वेंट की सबसे इंपॉर्टेंट जो वो होती है दैट इज नोन एज इंटेग्रिटी, वैल्यू सिस्टम, इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी वर्सेस आप अपने बारे में सोच रहे हैं, मतलब आप अपना करियर को बचा रहे हैं, तो करियर सिक्योरिटी लिख दो भाई, क्या दिक्कत है, ऐसे लिखो आराम से वर्ड, दौड़ू थोड़ा टेक्निकल वर्ड ही लिखना है कि इंटेग्रिटी वर्सेस करियर सिक्योरिटी, कि मैं इंटेग्रिटी को अपनाऊं, है ना, ये तो क्या है लॉ वाली बात है, ये एथिक्स वाली बात है, इंटेग्रिटी को अपनाऊं या फिर मैं अपने करियर की सिक्योरिटी को अपनाऊं। क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर आप इंटेग्रिटी को अपनाते हैं तो करियर सिक्योरिटी आपकी डिमोशन कर सकते हैं, आपका ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, आपके ऊपर इंक्वायरी बिठा सकते हैं, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। और इंटेग्रिटी मतलब अगर मैं इंटेग्रिटी को फॉलो करूं, इंटेग्रिटी एथिकल गवर्नेंस में हमने पढ़ा था इंटेग्रिटी कितना इंपॉर्टेंट है, एक पूरा लेक्चर इंटेग्रिटी के ऊपर आपको कराया था मैंने, ठीक है। फिर कुछ बच्चे ऐसे पूछे थे सर क्या आपने इंटेग्रिटी पढ़ाया है क्या, क्योंकि वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था।
फिर मैंने देखा पढ़ाया तो था, ये बच्चे ऐसे क्यों पूछ रहे हैं। और मैंने कहा डिटेल में भी पढ़ाया था, फिर ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? फिर मैंने देखा, फिर मैंने कहा कि भाई पढ़ाया है, ये वाला लेक्चर अपलोड नहीं हुआ है, राइट। ठीक है, आप याद रखा करो भाई क्या पढ़ा है, कम से कम पूरा लेक्चर इसके ऊपर लिया गया इंटेग्रिटी के ऊपर, फिर आप बोल के सर शायद आपने इंटेग्रिटी नहीं पढ़ाया, तो देन थोड़ा प्रॉब्लम है, मतलब याद नहीं रह रहा है आपको, आप रिवीजन नहीं कर रहे हो। तो चलो खैर, इंटेग्रिटी वर्सेस करियर सिक्योरिटी, ये आपको इसके अंदर समझना है। इसके अंदर अगर मान लो आप करियर सिक्योरिटी की तरफ चले जाते हो, ठीक है, तो आपकी इंटेग्रिटी तो हैम्पर होगी, बट यू आर ए पब्लिक सर्वेंट, एक और चीज होगी, आपका जो पब्लिक का आपके ऊपर ट्रस्ट है, पब्लिक ट्रस्ट। तो पब्लिक ट्रस्ट वर्सेस करियर सिक्योरिटी भी है ना, कि पब्लिक ट्रस्ट आपका, कि मैं पब्लिक ट्रस्ट को रखूं अपने पास या फिर करियर को रखूं अपने पास, मैं इंटेग्रिटी को रखूं या फिर करियर को रखूं, ये आपके अंदर क्या है, एक डिलेमा आपके दिमाग में आ रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। तीसरी चीज अब हमको वापस समझना पड़ेगा, और क्या चीजें इसके अंदर मिल गई। एक ये आ गया, हाउ, यहां तक समझ में आ गया सबको। हाउएवर इलीगल माइनिंग इज कॉजिंग सीवियर एनवायरमेंटल डैमेज एंड डिप्राइविंग द गवर्नमेंट ऑफ रिवेन्यू। ठीक है, तो एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है, तो एनवायरमेंटल डैमेज बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, तो एनवायरमेंटल डैमेज आपको देखना पड़ेगा कि सीरियस एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है। अब इसके अंदर आप एनवायरमेंट को चूज करते हैं, या पॉलिटिकल प्रेशर को चूज करते हैं, या फिर आप क्या करते हैं, अपने करियर को चूज करते हैं, या इसमें एक और डायमेंशन आप लिख सकते हैं कि बहुत सारे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, गांव के लोकल लोग इसके ऊपर इन्वॉल्व होंगे, ये पॉइंट भी आपको देखना होगा कि लोकल लोग भी इसके अंदर बहुत सारे इन्वॉल्व होंगे ना, तो उनकी इकोनॉमिक डिपेंडेंसी इलीगल सैंड माइनिंग पे, ये इलीगल जरूर है, बट हर चीज को आपको सिर्फ लॉ के पर्सपेक्टिव से ना देख के एथिक्स के पर्सपेक्टिव से भी देखना होगा, कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी जो है वो इलीगल सैंड माइनिंग से चल रही है। ठीक है, इलीगल सैंड माइनिंग से चल रही है, जिनको ये नहीं पता कि भाई हम ये इलीगल काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इन लोगों को इतना पता ही नहीं, इन लोगों को ये नहीं पता कि इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होती हैं, ऐसे भी तो बहुत सारे लोग यहाँ पर होंगे। समझ में आ रहा है? तो ये जो पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन ऐसे नहीं समझ पा रही है कि एनवायरनमेंट का डैमेज क्यों है भाई, रोड, इनको क्या है, इनको एक तरह से सैंड माफिया ने क्या कर रखा है, एक तरह से उनको बता रखा है कि भाई जाके ये काम कर लो, ये नेचर क्या है, तुम्हारा ही तो है, कर लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, इनको पता ही नहीं है। तो ये क्या है, इल इन्फॉर्म्ड है। इल इन्फॉर्म्ड पर्सन जो है उनकी लाइवलीहुड का क्या होगा, लाइवलीहुड ऑफ इन इल इन्फॉर्म्ड पर्सन। ठीक है, जिनको, जो इनोसेंट है उनको पता नहीं है, उनको लग रहा है कि भाई ये तो एक काम है, काम करने के पैसे हमको मिल रहे हैं, इनकी लाइवलीहुड इस तरह से इसका, तो क्योंकि इनको लॉ के बारे में इनको नहीं पता। तो यहाँ पर एक इश्यू ये भी है, सभी जो क्राइम कर रहे हैं उनके अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको क्राइम के बारे में पता ही नहीं है। हमने पढ़ा था, याद करो, ह्यूमन एक्शन के बारे में। ह्यूमन एक्शन में एक चीज हमने पढ़ा था ना, कि अगर मान लीजिए नॉलेज नहीं है उस चीज के बारे में, तो उसको ह्यूमन एक्शन के अंदर काउंट नहीं करा जाएगा। तो एज ए पब्लिक सर्वेंट यू हैव टू टेल देम दैट दिस इज इलीगल और नॉट। समझ में आ रहा है? यहाँ पे बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होगा। तो अगर मान लो एनवायरमेंट को डैमेज कर रहे, दे हैव लिटिल नॉलेज अबाउट दैट, दे डू नॉट नो दैट दिस इज अ इलीगल एक्टिविटी, तो वो आपको उन लोगों के बारे में भी सोचना होगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम यहां पर क्या करेंगे, इस तरह से हम इथिकल डिलेमा यहां पर पॉइंट आउट करेंगे। ठीक है, तो आपको पूरी केस स्टडी को पढ़ना है, ये आपका स्टेक होल्ड, ये आपका सबसे पहले जो होगा, आपका इथिकल डिलेमा से ही क्लियर हो जाएगा सामने वाले को, कि हाँ भाई इंटेग्रिटी स्लैश पब्लिक ट्रस्ट वर्सेस करियर सिक्योरिटी, आप इसके अंदर लिख सकते हैं कि आपका कमिटमेंट टुवर्ड्स इथिकल गवर्नेंस, ठीक है, will be tested when you are encountering this problem. Your consequences of your actions will decide your career. समझ में आ रहा है? तो अपहोल्ड तो कर लोगे आप लॉ को, बट दैट विल क्रिएट कॉन्सिक्वेंसेस, तो आप डर रहे हो उसके अंदर, मतलब आपके अंदर डिलेमा आ रहा है, आपके अंदर ये भी हो रहा है भाई मेरा करियर इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक का ट्रस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके अंदर एक डिलेमा आ रहा है।
ठीक है। दूसरा, आपके अंदर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इज इंपॉर्टेंट, या फिर इन लोगों की लाइवलीहुड इज इंपॉर्टेंट। भाई ये भूख से मर रहे थे, ऐसे समझो, लॉ छोड़ो अभी, ये भूख से मर रहे थे ये लोग, ठीक है। इन लोगों ने सैंड माइनिंग करने लग गए ये, तो अब ये भूख से नहीं मर रहे, तो इनकी लाइवलीहुड इंपॉर्टेंट है कि एनवायरमेंट इंपॉर्टेंट। कोई आपको ही ज्ञान दे दे, बोले आइए सर यहाँ पर आओ, आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो ना, आपके अंदर कोई एम्पैथी है कि नहीं है, सैंड माफिया आपसे बात कर रहा है, बोले क्यों, इन लोगों का बेचारों का रोजगार चल रहा है इससे, ठीक है इलीगल है हम भी मानते हैं, इन लोगों का रोजगार इसके अंदर चल रहा है, इकोनॉमिक लाइवलीहुड चल रही है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ठीक है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, पर एनवायरमेंट के कारण ये लोग भूखे मर जाएंगे अगर ये काम नहीं, इनको कुछ आता नहीं है और स्किल डेवलपमेंट आप लोगों ने करी नहीं, कोई करियर अपॉर्चुनिटी इनके पास है नहीं, तो ये क्या करे। तो आपके दिमाग में इथिकल डिलेमा आ जाएगा ना यार, एनवायरमेंट इंपॉर्टेंट है या फिर ये लोग इंपॉर्टेंट है, इनकी लाइवलीहुड इंपॉर्टेंट है। लॉ तो हमने बनाया नेचर के लिए, तो उनके ऊपर भी अधिक, ऐसा आप सोच सकते हो। तो इसलिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन वर्सेस एक तरह से इकोनॉमिक लाइवलीहुड, दैट कैन ऑल्सो बी ए डिलेमा। इस तरह से आपको बहुत ही वाइडर अप्रोच के अंदर डिलेमास देखने हैं। हम आपको बहुत सारी केस स्टडीज कराएंगे बच्चों, इसके अंदर बहुत सारे आपको मौका दिया जाएगा कि आप, और फिर लास्ट तक आप परफेक्ट हो जाएंगे बिल्कुल, कि हाँ साहब ये डिलेमा है, ये स्टेक होल्डर है, आराम से आप पहचान पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। डिलेमा वाला पॉइंट जो है वो आपको क्लियर इसके अंदर हो गया है। अब दूसरा है स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर के अब किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो बताएं। बिल्कुल हो सकता है, गवर्नमेंट रिवेन्यू, इकोनॉमिक लाइवलीहुड वर्सेस गवर्नमेंट रिवेन्यू, ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना। गवर्नमेंट रिवेन्यू भी एक पॉइंट आप डाल सकते हो इसके अंदर, कि भाई गवर्नमेंट का रिवेन्यू, क्योंकि गवर्नमेंट जो है, ठीक है, वो कुछ नहीं कर पाए इनके लिए, तभी तो इनकी ऐसी कंडीशन हुई है, ऐसा अपन देख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब देखो, अब स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर जैसे मैंने आपको बताया था, इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, कोई भी इसके अंदर। तो अब इसके स्टडी के अंदर आप ये समझने की कोशिश करो कि व्हाट आर द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, भाई कौन कौन डिफरेंट स्टेक होल्डर है। चलो समझो, देखते हैं कौन कितना ज्यादा सोच सकता है। कौन कौन स्टेक होल्डर है इसके अंदर, एक बार सोच लो, फिर एक साथ लिख देना, क्योंकि आपको कम से कम चार तो लिखने हैं भाई, चार स्टेक होल्डर तो आपको लिखने ही लिखना है। ये लो, एक साथ सोच लो, चार जब आए तब फिर एक एक करके लिखेंगे, और सभी लिखो, देखो मजा आएगा तुमको। कोई भी चीज होगी ना, उसको मजे से पढ़ोगे तो उसका अलग ही आनंद आने लग जाएगा। आप खुद, बिलीव मी, जैसे मैं आपको कह रहा हूं वैसे आप करने लग जाओ ना, तो आप खुद केस स्टडी सॉल्व करना आपका एक हॉबी बन जाएगा। यार चल इस केस स्टडी में देखते हैं कौन कौन से स्टेक होल्डर है, देखा अपना दिमाग कहाँ तक जा पाता है। और किसी चीज को गेम बना दो, बस हो गया काम। फिर तो सामने वाले को आपने कर दिया मोटिवेट, अब वो खेल रहा है आराम से। ये क्या, एक तरह से पजल की तरह देखो इसको, मजे की तरह देखो, कोई मजा कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो। आमिर ने लिखा है मी एस डीएम, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन एंड पब्लिक, है ना। सब अपने दिमाग लगाओ, चलो मैंने गलत बोल दिया ये, आप सब अपना दिमाग लगा कर लिखो, और बिल्कुल ऑनेस्टली लिखो, किसी और का नहीं सुनना है, ठीक है। चैट मत पढ़ो, बिल्कुल देखो मत कुछ भी, और आप सोच कर देखो एक बार। मैं चाहता हूँ इथिक्स का ये केस स्टडी वाला पोर्शन अपन बहुत इंजॉय करते हुए पढ़े, ठीक है। इसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए होगा, आपको लाइव आना पड़ेगा क्लास के अंदर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जिन बच्चों के लिए टाइम चेंज करा है उनको तो पक्का आना पड़ेगा, ठीक है। वो ऐसे नहीं कि टाइम चेंज करवा के खुद बैठ गए कहीं और। और सोचो, और सोचो आमिर, वेरी गुड, सुनिधि ने भी लिखा। शेयर होल्डर कहाँ से आ गया इसमें, शेयर होल्डर कहाँ से आ गया, कंपनी तोड़ना है। वर्कर कहाँ से आ गया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस तोड़ना हो रहा है यहाँ पर। चलो वर्कर को तो कंसिडर कर सकते हैं, है ना। और सोचो सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। ठीक है, देवयानी ने भी कुछ कुछ लिखा है, मैं बोल नहीं रहा हूँ भाई। वेरी गुड, यस।
ये नहीं आई क्या आज क्लास के अंदर? हाँ, विधि विधि आप लिखो। आप लिख के बताओ क्या क्या लिख सकते हो। परिया आप भी लिखो सोच कर। संध्या, वी आर डीलिंग विद स्टेक होल्डर्स है ना, आपका शायद कनेक्शन थोड़ा से है कि स्टेक होल्डर्स सोच रहे हैं आप। चैट मत देखना और अपने हिसाब से इसके अंदर स्टेक होल्डर्स देख कर लिखो कौन कौन से स्टेक होल्डर्स है। अच्छा कर रहे हो आप लोग। करो करो लिखो। और दिमाग लगाओ, कहाँ कहाँ दूर दूर तक आप सोच सकते हो। विधि ने देखे क्या क्या लिखा है। ठीक है। ये स्टेक होल्डर जो लिखेंगे सब कुछ आपके आंसर में आना चाहिए, फिर आगे चल के बताएंगे कैसे। संध्या ने देखिए क्या क्या लिखा है। अभी किस किस ने नहीं लिखा? हाँ सुनिधि, आप एक बार वापस लिखने का ट्राई करो, है ना। आपने एक दो पॉइंट सही लिखे हैं, और भी लिखो। और कुछ सोच सकते हो, कुछ अतरंगी सा। ठीक है, ये लाइफ बिलो वाटर, वाटर पॉल्यूशन, ठीक है, रिवर, ये सब चीजें ना अलग अलग नहीं लिखनी है, इसको एनवायरनमेंट लिख देना है बस, दैट्स ऑल। है ना, एनवायरनमेंट भी एक स्टेक होल्डर हो गया इसको। चलो, तो एक बार इसका इसका और आ जाए आंसर ईशा का, फिर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। ईशा ने लिख दिया है क्या? नहीं लिखा। दिमाग चल रहा है विधि अब, वेरी गुड। चलो काफी अच्छा आपने लिखा। अगर अपन सबको मिलाकर देखें ना, तो सबने सारे पॉइंट्स तो लिख ही दिए हैं, ठीक है। पर एग्जाम एक ही बंदे को देना है, सब मिलकर तो आप रॉकेट भी लॉन्च कर दोगे, ठीक है, बट आपको अकेले अकेले देखना है, राइट। तो सबसे पहले समझो कौन कौन है। सबसे पहले तो कोई भी लिख सकते हो आप, जैसे गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट का क्या है कि भाई गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस हो रहा है ना। गवर्नमेंट को जो पैसा आ सकता था वो नहीं आ रहा है, वो इलीगल सैंड माइनिंग से, फिर ना टैक्स मिल रहा है गवर्नमेंट को, ना कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट एक तरह से रेवेन्यू को लॉस कर रही है, ठीक है। एक पॉइंट आप इसके अंदर देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि ये भी बिल्कुल सही बात है कि मी एज ए डीसी, भाई सबसे बड़ा स्टेक होल्डर तो मैं हूं ना, मैं क्या करूं। मेरे अंदर यहाँ पर क्या है, प्रोफेशनल ड्यूटी को फॉलो करूं या फिर ये इलीगल सैंड माइनिंग को इग्नोर कर दूं। तो मैं भी एक स्टेक होल्डर हूं, क्योंकि इसका कॉन्सिक्वेंसेस मेरे ऊपर भी पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तीसरा, आप कह सकते हैं जो सैंड माइनर्स हैं, जो इलीगल सैंड माइनिंग कर रहे हैं वो, ठीक है। अच्छा, चौथा, अब यहां पर यूपीएससी चेक करेगा। आप क्या उन लोगों के बारे में भी सोच रहे हो क्या कि आपका डिसीजन उनको भी इफेक्ट करेगा क्या, जो लीगल सैंड माइनिंग कर रहे हैं? अगर आपने इग्नोर कर दिया तो लीगल सैंड माइनिंग जो कर रहे हैं, लीगल सैंड माइनर्स जो हैं, उनको दिक्कत होगी ना। तो वो चीज भी आपको इसके अंदर समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। लीगल सैंड माइनर इज ऑल्सो स्टेक होल्डर इन योर डिसीजन मेकिंग। कोई भी आप डिसीजन लेते हैं तो कौन कौन इफेक्ट करेगा? गवर्नमेंट करेगा, आप करेंगे, सैंड माइनर्स करेंगे, ठीक है, लीगल सैंड माइनर्स भी करेंगे ना। ये पॉइंट भी आपको लिखना था, ये किसी ने नहीं लिखा। फिर पांचवा, एक तरह से आप कहेंगे एनवायरमेंट। अच्छा, एक स्टेक होल्डर और बताऊं आपको। आपने गवर्नमेंट को देख लिया, एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को देखें, एनजीओस को। दे कैन ऑल्सो बी द स्टेक होल्डर्स, एनवायरमेंटल एनजीओस। हो सकता है कि अभी ये डर के कारण नहीं बोल रही हूँ, या फिर ये बोल भी रही हूँ, आवाज भी उठा रही हूँ। हमें इनको भी लेना पड़ेगा, तो आपका डिसीजन इनको भी इफेक्ट करेगा, एनवायरमेंटल एनजीओस को। यस और नॉट? आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। ये आपने नहीं रखा, लीगल सैंड माइनर आपने नहीं रखा, पर आपने काफी अच्छा परफॉर्मेंस करा, आपने काफी स्टेक होल्डर्स को इसके अंदर आइडेंटिफाई कर लिया।
लोकल पॉपुलेशन है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टेक होल्डर, बिकॉज लोकल पॉपुलेशन, अगर एनवायरमेंट डैमेज होता है तो इट विल इफेक्ट द लोकल पॉपुलेशन और नॉट। समझ में आ रहा है? इट विल इफेक्ट द लोकल पॉपुलेशन और नॉट, ये समझे? हाँ अभी बता रहे हैं, है ना, विधि बता रहे हैं, राइट। फिर आपका जो डिसीजन, आप देखो इन सब चीजों के अंदर आप ये समझ रहे हैं, गवर्नमेंट हुआ, है ना, आप हो गए, सैंड माइनर्स हो गए, लीगल सैंड माइनर्स हो गए, एनवायरमेंट हो गया, ठीक है, आप देखेंगे एक तरह से एनवायरमेंटल एनजीओज हो गए, लोकल पॉपुलेशन, क्योंकि एनवायरमेंटल एनजीओज क्यों है? बिकॉज दे देयर ड्यूटी इज टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, ठीक है। अगर आप ही पीछे हट गए तो ये लोग तो वैसे भी पीछे हट जाएंगे। समझ में आ रहा है? आई होप दिस इज क्लियर। और आप जैसे विधि ने बोला, मीडिया को भी आप रख सकते हैं इसके अंदर, इतना परफेक्टली नहीं मैच कर रहा, बट आप रख सकते हैं इसको, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। अगर आप आगे चलकर अगर आप अपने सॉल्यूशन में ऐसे बताना चाहते हैं कि साहब हम मीडिया को भी यूज करेंगे, तो आप इसके अंदर रख सकते हैं। तो आई होप स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई करने में अभी तो हम बहुत करेंगे, ये तो एक केस स्टडी है ना बच्चों, अभी तो हम बहुत सारी केस स्टडीज के अंदर स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो हमने पहली दो अप्रोचेस को समझा कि कैसे स्टेक होल्डर को एनालाइज किया जाता है, कि कौन इफेक्ट हो रहा है, व्हाट आर देयर इंटरेस्ट, ये आपको इसके अंदर बताना पड़ेगा। जैसे व्हेन यू आर राइटिंग दैट, कि आप ऐसे लिख रहे हैं, मान लीजिए गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के अंदर आप देखेंगे, आप कहेंगे कि देयर विल बी ए लॉस ऑफ रेवेन्यू ड्यू टू इलीगल सैंड माइनिंग, इट विल इफेक्ट द गवर्नमेंट, है ना। जब आप लिखेंगे एनवायरमेंटल एनजीओ, तो आपको लिखोगे ड्यूटी, इट्स ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, योर डिसीजन विल इफेक्ट दैट ऑल्सो, ठीक है। लीगल सैंड माइनर्स जब आप लिखोगे, तो लीगल सैंड माइनर्स के अंदर आप लिखोगे कि भाई आप जो लीगल सैंड माइनर्स है उसको आपको प्रमोट करना, आपके डिसीजन से वो डिसीजन डिमोटिवेट हो सकता है, और लीगल सैंड माइनर्स को आपको प्रमोट भी करना है कि भाई आप अच्छा काम कर रहे हो, नहीं तो ये भी शिफ्ट हो जाएंगे किसकी तरफ, इलीगल सैंड माइनिंग के। और लीगल सैंड माइनर्स आपके साथ हेल्प भी कर सकते हैं, बिकॉज दे आर द स्टेक होल्डर्स। तो इनका इंटरेस्ट क्या है? लीगल सैंड माइनर का इंटरेस्ट ये है कि भाई अगर इलीगल सैंड माइनिंग रुक जाए तब हमारा धंधा पानी शुरू हो। समझ में आ रहा है? सब कुछ तो यही लेकर चल जाते हैं। और एक तरह से ये भी स्टेक होल्डर के अंदर आप लिख सकते हैं कि इलीगल लीगल सैंड माइनर्स विल हेल्प यू इन क्रैक डाउन द नेक्सस, ये आप लिख सकते हैं। सबसे ज्यादा परेशान, सबसे ज्यादा इफेक्ट तो यही हो रहा है ना भाई, ये सोच रहा भाई मैं क्या करूं, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई, इन लोगों ने इलीगल कर रहे हैं, अब लीगल करने नहीं देते हमको, अब हम क्या करें। तो ये क्या होगा, ये आपके साथ खड़ा रहेगा, पर अभी ये डरा हुआ है, आपका साथ मिल जाएगा इसको डीएम का साथ, जो कि एक बड़ी पोजीशन है, आपका साथ मिल जाएगा, तो ये भी क्या होगा, आपको एक तरह से परोक्ष या फिर अपरोक्ष, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आपको हेल्प करेगा। तो आई होप यू एनालिसिस एनालाइज कर लिया आपने सारे स्टेक होल्डर्स को। जब आप लिखोगे कि भाई देखो सैंड माइनर्स, जब आप लिखोगे तो उसके अंदर आप ये डिसाइड, ये भी लिखोगे सैंड माइनर्स के अंदर कुछ लोग को इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि वो इलीगल काम कर रहे हैं, ऐसे सैंड माइनर्स होंगे, और कुछ ऐसे सैंड माइनर्स होंगे जो कि जानते हुए भी ये काम कर रहे हैं। आई होप यू आर गेटिंग। हम अभी परफेक्टली लिखेंगे भी इसको, डोंट वरी अबाउट दैट, बट अभी तो हम समझे भाई कि क्या हमको करना है, ये क्या चीज आन पड़ी है, ये हम समझ ले पहले। तो आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, ये आपने इसके अंदर समझ लिया। लिखवाऊंगा मैं आपको अपनी तरह से, ठीक है, आपको लिखाऊंगा मैं कि सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिर आपसे कहूंगा कि 250 से 300 वर्ड के अंदर जो मैंने लिखा है, जो मैंने समझाया है, उसको लिखने की कोशिश करो। वो है असली कावियत तो, पर ये चीजें आपको ही करनी पड़ेंगी, ठीक है। फिर मैं आपको एक मॉडल आंसर भी दे दूंगा, लिख के भी मैं दे दूंगा, बट आपको मेहनत करनी, मैं पूरी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास पूरा समय है, ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मुझे दो सब्जेक्ट पढ़ाने, एक सुबह क्लास होती है, एक शाम को क्लास होती है, दोनों सब्जेक्ट के अंदर मेरे को कुछ करंट अफेयर देखने होता है, मैं देख लेता हूँ। फिर अगर करंट अफेयर्स वाले 1.5 ईयर करंट अफेयर्स में थोड़ा रिसर्च वर्क चाहिए होता है, ज्यादा टाइम मेरा जा रहा है प्रीलिम्स बैच के प्रिपरेशन के अंदर, उसको चलो मैं सेक्रीफाइस कर दूंगा, लास्ट के 15 दिनों के अंदर कर लूंगा, बट आप आराम से करो। आपका बिल्कुल 100% सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, सेटिस्फेक्शन तो छोड़ो, आपको समझ में आना चाहिए। मैं यहाँ पर आपको सेटिस्फाई करने के लिए नहीं बैठा, मैं आपको यहाँ पर एग्जाम क्लियर कराने के लिए बैठा हूँ, कि कल को बोले सर सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा, तो भाई सेटिस्फेक्शन मेरे से थोड़ा ना मिलेगा आपको, मैं तो आपको ऐसा करूंगा कि आप मेरे से डिससेटिस्फाई रहो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप अपना अच्छा सा आपको करना चाहिए, ठीक है, आपका बिल्कुल फायदा होना चाहिए। थर्ड जो है, दैट इज अप्लाई इथिकल प्रिंसिपल्स, इथिकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करा जाए।
अब सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा साहब, एथिकल प्रिंसिपल्स क्या है। तो हम देखें तो हमने बहुत सारे एथिकल प्रिंसिपल्स पढ़े हुए हैं बच्चों, मैंने आपके लिए यहाँ पर लिस्ट बना रखी है। एथिकल थ्योरीज एंड वैल्यूज क्या है? यूटिलिटेरियनिज्म, अगर बहुत लोगों का भला हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। डीओंटोलॉजी, आपकी ड्यूटी बेस्ड इथिक्स, दैट इज एथिकल थ्योरी, ये मैंने आपको बताया था। वर्च्यू इथिक्स, फोकस ऑन द मोरल कैरेक्टर, दिस इज आल्सो वन ऑफ द एथिकल थ्योरी। अभी हम क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं, अभी जनरल देख रहे हैं, अभी हम क्वेश्चन को नहीं देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हमने क्या क्या एथिकल थ्योरीज पढ़ी हुई है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की गवर्नमेंट और जो स्टेट, गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में रिलेशन होता है वो कैसा होता है। अपन यहाँ पे जॉन लॉक्स पढ़ा था, थॉमस हॉब्स पढ़े थे, रॉसो पढ़े थे, याद करो। एक पढ़ा था तगड़ी वाली थ्योरी, कर्मा थ्योरी, इसको कभी कभार जब हमको कोई बहुत ही ज्यादा फिलोसफिकल डायमेंशन में जाना होगा तब यूज करना होगा, ज्यादा यूज हम नहीं करेंगे इसको, ठीक है। पर जब करना होगा तो इसको यूज करना पड़ेगा फिर, क्योंकि इसमें आपको कर्मा थ्योरी को डालना पड़ेगा, राइट। ट्रस्टीशिप थ्योरी, ट्रस्टीशिप थ्योरी गांधी जी की ट्रस्टीशिप थ्योरी। निष्काम कर्म, क्या आपको कोई फायदा नहीं हो रहा, कोई ऐसी केस स्टडी हो जाए तो भी आप करोगे क्या? आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप मतलब आपका वो नहीं है, बट उसके अंदर आपको दिखाना पड़ेगा निष्काम कर्म क्या होता है। इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म, जो मैंने आपको बताया था, धर्म धीरी धातु से बना है, याद करो, धारण करना, किस तरह से सनातन धर्म के बारे में मैंने आपको बताया था। स्थित प्रज्ञा, स्थित प्रज्ञा थ्योरी को आप यूज कर सकते हैं, जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस में आपको पढ़ाई थी। कॉन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह, आप हमेशा डीएम हो ऐसा जरूरी नहीं है, आप कभी एनजीओ के वर्कर भी हो सकते हैं बच्चों, आप कुछ भी हो सकते हो। बोलेंगे सपोज यू आर एनजीओ वर्कर, तो आपको एनजीओ वर्कर बन के करना होगा, तो सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट उस वक्त बहुत काम आएगा। सेवन सिन थ्योरी, वेरी वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट दैट कैन बी यूज्ड इन एनी डायमेंशंस, कहीं पर भी आप इसको लगा सकते हो। तलिस्मैन अप्रोच अपन को बताया था मैंने आपको, कि कभी भी उसमें तो डायरेक्टली है कि कभी भी इथिकल डिलेमा हो तो गांधी जी बोलते हैं ऐसे आदमी का चेहरा याद करना जो कि बहुत ही गरीब, आपने सबसे गरीब आदमी देखा है उसका करना, अगर आपका एक्शन उसके लिए कहीं पर भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको हेल्प कर रहा है तो वो एक्शन कर दो। इनको लिखना कैसे है सर? बिल्कुल बताएंगे, अभी हम बता रहे हैं एथिकल थ्योरी क्या है, एक एक पॉइंट बताएंगे भाई, ऐसे जाने नहीं देंगे, है ना। पर आपको जहां पर ऐसे नहीं कि रेलिवेंसी है नहीं और आप यूज कर रहे हैं, आपके दिमाग में ये होनी चाहिए when you are solving the case study कि we have this type of ethical theories that we have to apply in this answer। ऐसा नहीं कोई जबरदस्ती की ethical theory, भाई इसमें तो ट्रस्टीशिप थ्योरी घुसाऊं सर मैं तो, मेरे को वो याद होगी निष्काम कर्म घुसाता हूं इसके अंदर, इस वाली केस स्टडी के अंदर निष्काम कर्म नहीं लग रहा है तो मत लगाओ, और भी है आपके पास। डियोंटोलॉजिकल लग रहा है तो डियोंटोलॉजिकल लगाओ ना, फिर यूटिलिटेरियनिज्म लग रहा है यूटिलिटेरियनिज्म लगाओ, कि भाई अगर आपका सेक्रीफाइस हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इतने सारे लोग हैं इनका भला हो रहा है, यूटिलिटेरियनिज्म। समझ में आ रहा है? जरूरी नहीं है कि आप स्थित प्रज्ञा लगाए, इसके लिए अलग से केस स्टडी आ जाएगी भाई, एक के अंदर सब कुछ नहीं घुसाना है, जो रेलिवेंट हो वो देखना है, आपके जो सबसे ज्यादा काम आएंगे वो ये काम आएंगे, यूटिलिटेरियनिज्म, डियोंटोलॉजी, वर्चू एथिक्स, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, है ना। तो हमें प्रजा सुखे सुखम राजा, जैसे आप ये हैं तो आप ऐसे लिख देंगे इन द हैप्पीनेस ऑफ द प्रजा सब्जेक्ट लाइज द हैप्पीनेस ऑफ द, कि भाई हाँ आप क्यों खुश हो रहा हो, आपको क्या मजा आ रहा है इसके अंदर, ऐसा कुछ आ जाए तो भैया हमारा तो ये कॉन्सेप्ट है ना। हम इस तरह के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, इस तरह से आपको लिखना होगा। कभी कोई एक्सट्रीम वाला कंडीशन आ जाए, भाई ये करना है कि ये करना है फॉलो, मेटेरियलिज्म स्पिरिचुअलिज्म पे क्वेश्चन आ जाए, ऐसे भी आ सकते हैं, तो हमको मध्यम मार्ग, बुद्धा का मध्यम मार्ग आपको बताना होगा, कि मैं इसलिए इंस्पायर हुआ, जब आप जस्टिफिकेशन देंगे लास्ट में कंक्लूड करेंगे कि मेरा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन यहाँ पर क्या है, बुद्धा का मध्यम मार्ग है, जिसके अंदर बुद्धा ऐसे बोलते हैं, राइट। पुरुषार्थ थ्योरी कर सकते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों नहीं होंगे तब तक काम नहीं चलेगा साहब। कैटेगोरिकल इंपेरेटिव, कांटियन कैटेगोरिकल इंपेरेटिव बोल सकते हैं आप, कि भाई कांटियन इथिक्स जो है वो आप लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे सब बताएंगे, बट आप आपके दिमाग में तो होनी चाहिए सब थ्योरीज। वैल्यू सिस्टम ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर, इंटेग्रिटी, करेज, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, जिसके ऊपर अपन ने इतना ज्यादा इन्वेस्ट करा है, हर एक 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 वैल्यू सिस्टम के ऊपर, ठीक है। सर्वधर्म संभव, ये वाला कॉन्सेप्ट कभी आ जाए इसके रिलेटेड, वासुदेव कुटुंबकम वाला, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, पंचशील एग्रीमेंट वाला, तुमको कभी वो कॉर्पोरेट, तुमको एक कंपनी का ओनर बना देगा, यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी, तुमको कभी रिलीजियस फिगर बना देगा, वो तुमको कुछ भी बना सकता है, जरूरी नहीं है डीएम ही बनाए, ठीक है। तुम्हें एक ऐसा बना देगा कि भाई साहब आपको एक इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर तुम एक डिप्लोमेट हो, लो भाई डिप्लोमेट,
तुम एक कोच हो, कोच बना देगा तुमको, कुछ भी बना देगा वो। तो ये कुछ इथिकल थ्योरीज हैं जो हमको ध्यान में रखनी है बच्चों। ये कुछ इथिकल थ्योरीज हैं, कुछ वैल्यूज हैं जो हमको ध्यान में रखनी है। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। ठीक है, सबको क्लियर हो रहा है? अब हम अपनी केस स्टडीज पे वापस आते हैं। देखो, पहला पॉइंट हमने ये देख लिया कि जनरली केस स्टडी में देखा जाता है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। हमने क्लियरली आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या क्या हमारा एथिकल डिलेमा है। आई होप दिस इज क्लियर। दूसरा, हमको एनालाइज द स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स को एनालाइज कर लिया, कौन इफेक्ट हो रहा है, व्हाट आर देयर इंटरेस्ट, ये हमने इसके अंदर कर लिया। अब तीसरा जो है दैट इज अप्लाई एथिकल प्रिंसिपल। अब करो अप्लाई इसके अंदर। चलो अब आप करो, क्या क्या चीजें आपको, ये वापस एक बार देख लो। ठीक है, ये सब चीजें, पर जरूरी नहीं है इनमें से सारी लगानी है आपको, दो या तीन से ज्यादा आप नहीं, जबरदस्ती नहीं, कर्मा चोरी साहब हमारा कर्मा खराब हो जाएगा। जब तक स्पेसिफिकली नहीं हो, रेलिवेंस नहीं हो। ठीक है, ट्रस्टीशिप थ्योरी घुसा दो कहीं इसके अंदर, कुछ भी नहीं घुसाना है, ऐसा नहीं करना है आपको। ये सब याद रखना है, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे आपको इसके अंदर करना है। तो देखते हैं भाई आप लोग क्या क्या लिखते हैं इसके अंदर, बताओ, सोच के देखो, क्या एथिकल थ्योरीज हैं, क्या एथिकल प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, आप लिखो, आई एम देयर ओनली, जस्ट गिव मी मिनट। आप लोग लिखो इसके अंदर। किसी ने कुछ पूछा है क्या? है ना, वो इथिकल प्रिंसिपल मान जाएगा ईशा। चलो लिखो जल्दी, फटाफट लिखो बच्चों। डिओन्टोलॉजी, अपहोल्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन, यूटिलिटेरियनिज्म। ठीक है, वेरी गुड। अपहोल्डिंग बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेशन लाइक इंटेग्रिटी, वैल्यूज, प्रोफेशनलिज्म। ओके, वेरी गुड। वर्च्यू एथिक्स, यूटिलिटेरियनिज्म। वर्च्यू एथिक्स का तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, आप सबने लिखे। तो इसमें थोड़ी देर में मजा आने लग जाएगा चीजों के अंदर। ठीक है, ये होता है पार्टिसिपेशन का मजा। ठीक है, पार्टिसिपेशन जब तक नहीं करोगे तब तक दिक्कत रहेगी। अच्छा, हाँ, पर्सनल मोरल कंपास इज आल्सो इन फेवर। ठीक है, डिओन्टोलॉजी इज माय ड्यूटी। ठीक है भाई, सब ने सही लिखा है। सब मिला के लिखेंगे तो हम पूरा हो जाएगा कवर। ठीक है, देवयानी ने काफी अच्छा लिखा है। तो देखो, ड्यूटी बेस्ड एथिक्स सबसे पहले तो यही आएगा, है ना। इफ वी एक्सप्लेन दिस कि पब्लिक सर्वेंट, एज ए पब्लिक सर्वेंट, इट इज अवर ड्यूटी टू एनफोर्स रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ को एनफोर्स करना है एंड प्रोटेक्ट पब्लिक रेवेन्यू और पब्लिक रिसोर्सेज रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर। ड्यूटी आ जाती है जब पॉलिटिकल प्रेशर थोड़ा ना देखा जाता है। अब इसके अंदर जैसे आप क्या कर रहे हैं, इसके अंदर रूल ऑफ लॉ कर रहे हैं, करप्शन को रोक रहे हैं। तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन शुड बी अवर, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एंड मीन एंड अपहोल्डिंग पब्लिक ट्रस्ट शुड बी अवर मेन कंसर्न।
ड्यूटी बेस्ड एथिक्स के अंदर कितना अच्छा पॉइंट आपने रख दिया। यूटिलिटेरियनिज्म, कि अगर आप इलीगल सैंड माइनर्स के अंदर, अब आप देखो इलीगल सैंड माइनर्स भी एक तरह से इंसान है, ये पे अपनी जीविका किसी तरह से चला रहे हैं, हो सकता है इनको और कुछ आता ही नहीं हो, पर काम तो इलीगल कर रहे हैं, ठीक है, इन सबका बहुत बुरा होगा, इनके साथ बहुत बुरा होगा अगर आप स्टेप ले लेंगे, बट पब्लिक एट लार्ज विल गेट इफेक्टेड। तो पब्लिक एट लार्ज जो होगा उसको बहुत अच्छा लगेगा। तो दैट्स हाउ यू हैव टू राइट दिस, कि यूटिलिटेरियनिज्म की अगर आप टेकिंग एक्शंस अगेंस्ट द इलीगल्स एंड माइनर्स, ठीक है, कैन क्रिएट देयर लाइवलीहुड प्रॉब्लम्स, राइट। बट आप क्या लिखोगे, लॉन्ग टर्म बेनिफिट, ठीक है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या है, पब्लिक हेल्थ है, आपका एनवायरनमेंट बचा रह गया, गवर्नमेंट का रिवेन्यू हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जो सैंड माइनर्स जिनको आपको अगर सपोर्ट कर रहे हो आप सैंड माइनर्स को, तो ये समझो इल इन्फॉर्म्ड जो है, इल इन्फॉर्म जो सैंड माइनर्स है जिनको पता नहीं है कि दे आर डूइंग द इलीगल थिंग्स, ठीक है, उनके खिलाफ जब एक्शन होगा तो ये तो भाई ह्यूमन एक्शन के खिलाफ हो गया ना, ह्यूमन एक्शन नहीं था, इथिकल डायमेंशन तो इसके अंदर क्या हुआ, वायलेट हुआ, बट इन्होंने लॉ को ब्रेक करा है, इसलिए हम अपन कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, जैसे कि आपने एग्जाम्पल लिया था कि भाई एक लेडी जा रही है जिसको ये नहीं पता कि भाई हेलमेट लगाना इज राइट और नॉट, लॉ लीगल और नॉट, नॉट लीगल, पुलिस वाला पकड़ लेगा तो पुलिस वाला तो चालान करेगा ना, ग्रेटर गुड के लिए, कि भाई आगे जाके कहीं डेथ हो गई इसकी तो, समझ में आ रहा है। तो लॉ जो है वो तो छोड़ो तुम, यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब क्या होगा, यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब क्या होगा, जो लोग इल इन्फॉर्म्ड है, इल इन्फॉर्म्ड है, उन लोगों के साथ बुरा हो जाएगा, अगर उनको पता ही नहीं कि वो लॉ, वो ह्यूमन एक्शन, देयर एक्शन इज नॉट कंसिडर्ड एज ह्यूमन एक्शन, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो पनिशिंग देम विल बी अनएथिकल। समझ में आ रहा है ना बच्चों, ह्यूमन एक्शन वाला कॉन्सेप्ट आ गया ना यहाँ पे यूज, ठीक है। तो इस तरह से यूटिलिटेरियनिज्म को आपको एक्सप्लेन करना होगा, बट इट विल क्रिएट, ठीक है, वो होगा कि ह्यूमन एक्शन के खिलाफ अनइथिकल हो गया, हाँ एक्ट ऑफ ह्यूमन हो गया ये, राइट। तो ये एक्ट ऑफ ह्यूमन हुआ, एक तरह से ह्यूमन एक्शन नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पे कहेंगे बट पब्लिक हेल्थ आपकी अच्छी हो रही है, हाँ भाई साहब, एनवायरनमेंट बच रहा है और पब्लिक एट लार्ज को फायदा हो रहा है, लीगल एंड माइनर्स को फायदा हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये सब चीजें हो रही हैं, ठीक है। दूसरा, आप यूटिलिटेरियनिज्म में क्या लिखोगे, आपके ऊपर पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, पर क्या हुआ जो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हुए मेरे ऊपर, इतना फायदा भी तो हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आपको यूटिलिटेरियनिज्म, डियोंटोलॉजी, फिर आप बोल रहे हैं पब्लिक वैल्यूज भी इसके अंदर लिख सकते हैं, जैसे इंटेग्रिटी, कि एक पब्लिक सर्वेंट को इंटेग्रिटी फॉलो करनी चाहिए, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी। तो इलीगल साइंड एक्टिविटीज को जब आप करते हैं तो इट विल मेंटेन द पब्लिक ट्रस्ट, पब्लिक ट्रस्ट मेंटेन करेगा, दैट शुड बी द कोर ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट। ये एथिकल प्रिंसिपल्स के बारे में बात होगी। तो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन, ये भी क्लियर हो गया कि इसके अंदर क्या एथिकल प्रिंसिपल्स अपन ने यूज करे, अप्लाई एथिकल प्रिंसिपल। तो ये तीनों चीजें आपको अप्रोच समझ में आ गई है। हाँ सर, मजा भी आ गया है कि हमको एथिकल डिलेमा, अब हम देखेंगे साहब, ये तो पजल पूछ ली सर आपने, ये तो एक तरह से पहेली हो गई ना, कि एथिकल डिलेमा क्या है, बताओ उसमें एथिकल डिलेमा क्या है, लो भाई साहब हमको बताना पड़ेगा। तो कोई छोड़, अरे यार ये वाला छूट गया था, है ना, स्टेक होल्डर, अरे यार इसमें स्टेक होल्डर्स बताना, ऐसे इंटरेस्ट बनाकर पढ़ो, दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। पढ़ना नहीं है इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट बनाकर पढ़ोगे तो सब कुछ ऐसे याद हो जाएगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। ये अब मैं सर, ऐसा ज्ञान आपने हमको पहले क्यों नहीं दिया, क्योंकि पहले इंटरेस्ट नहीं बनाना था, पहले नहीं तो तुम इंटरेस्ट ही बनाते रह जाते, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा था, एथिक्स जब मैं उसके अंदर सीरियसनेस चाहिए थी, इसमें आपको जितना इंटरेस्टेड आप इसको समझेंगे सॉल्व करने के, पजल सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सर कॉमर्स विदाउट मॉरलिटी यूज कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हो कॉमर्स विदाउट मॉरलिटी, बट अभी यहाँ पर एक तरह से तब होता है ये जब आप एक बिजनेसमैन होते हैं और आप इलीगल चीज कर रहे होते हैं, तो दैट विल बी ग्रेट थिंग, ठीक है।
यहाँ पर आपको अपना जो इथिकल डिलेमा है वो आपको समझाना है, समझ रहे हैं विधि? वो कर सकते हो पर उसके अंदर फिर सिनेरियो चेंज होना पड़ेगा। यहाँ पर क्या सिनेरियो, उसके बेसिस पे आपको एथिकल प्रिंसिपल आपके पूछे गए, ठीक है? तो अगर ऐसे पूछते कि क्या क्या एथिकल प्रिंसिपल इन्वॉल्व है ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स, तब आप इसको लिख सकते थे, ठीक है? तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये सब चीजें इसके अंदर क्लियर हो गई आपको, राइट? अब तीसरी जो चीज है, चौथी जो चीज है, इवेल्युएट अल्टरनेटिव्स, ये अपन को इसके अंदर समझना है। देखो कोई भी केस स्टडी होती है ना, तो वो आपसे ऐसे पूछते हैं कि भाई इसके बताओ क्या क्या चीजें, क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, व्हाट ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर यू, है ना? ऐसे पूछते हैं कि स्टडीज आप देखोगे ना, तो इसमें बताओ इस वाले इशू के अंदर आप क्या क्या कर सकते हो, व्हाट ऑप्शंस आर अवेलेबल, ऐसे पूछ सकते हैं, ठीक है? तो ऑप्शंस जब ऐसे पूछा जाए कि व्हाट आर योर अल्टरनेटिव्स, व्हाट आर द ऑप्शंस, क्या क्या आप कर सकते हो, है ना? और हर एक अल्टरनेटिव्स का प्रो बताओ और हर एक अल्टरनेटिव का कॉन्स बताओ, एक इस तरह का क्वेश्चन आता है इसके अंदर। इवेल्युएट करो अपने अल्टरनेटिव्स को, जिसको हमने इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स यहाँ पर कहा। ये सब चीजें मैंने अपने दिमाग से बनाकर लिखी है कि किस तरह से आपको इन सब चीजों को बता सकूं। फिर ऐसा पूछा जाता है कि रिकमेंड द एक्शन, तो हम पहले इसको देखते हैं, इवेल्युएट अल्टरनेटिव्स, इसको कैसे अपन को करना होगा। मतलब इस केस स्टडी के अंदर क्या क्या अल्टरनेटिव्स है, क्या क्या तुम कर सकते हो, ये मत सोचो कि क्या सही है क्या गलत है, क्या क्या कर सकते हो। व्हेन दे आस्क यू कि व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल विद यू, तो आप हद से हद गलत चीज भी लिख सकते हो उसमें, हद से हद अच्छी चीज भी लिख सकते हो, एक्सट्रीम्स भी लिख सकते हो, तब आप कुछ भी लिख सकते हो। क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, क्या क्या अल्टरनेटिव्स आपके पास है, टेल मी कि कौन कौन से अल्टरनेटिव्स हैं, और हर अल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करो, तो आप भूल जाओ कि आप कर रहे हैं सब चीजें। अब आप लिखोगे साहब, सबसे पहले चीज तो ये है, ऑप्शन नंबर 1 तो ये हो सकता है साहब, क्या हो सकता है चलो बताओ, सबसे गंदा ऑप्शन बताओ, क्या करोगे तुम? सच जैसा चल रहा है वैसा चलने दे। हम्म, ठीक है, क्या कर दो? रिमेन साइलेंट, जैसे इग्नोर कर दो इशू को, चल ले दो जैसे चल रहा है अपने को यार, ये हो सकता है ना? अब इसके अंदर तो और ऑप्शन देखते हैं, फिर दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, और दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि टेक स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन, स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन। इसके भी कुछ कुछ प्रोज होंगे, इसके भी कुछ कॉज होंगे, वो अपन देख लेंगे, ठीक है? तीसरा ये हो सकता है, तीसरा क्या हो सकता है, ये दोनों तो एक्सट्रीम हो गए, ये भी एक्सट्रीम ये भी एक्सट्रीम, कि आप सभी स्टेक होल्डर्स को इसके अंदर इन्वॉल्व करो, फेस डाउन मैनर के अंदर क्रैक डाउन करो, फेस्ड मैनर के अंदर क्रैक डाउन करो, पब्लिक अवेयरनेस फैलाओ, इस तरह का कुछ ऑप्शन हो सकता है ना? इस तरह से हो सकता है ना? मीडिया को यूज करो, इस तरह से भी हो सकता है ना? तो ऐसे 3 से ज्यादा ऑप्शंस आपको नहीं लिखने होते हैं, 3 या फिर 4, मैक्सिमम 4 ऑप्शंस। ऐसे नहीं कि हर चीज का अलग अलग ऑप्शन बनाए कि साहब मैं धरने पे बैठ जाऊंगा, ठीक है? जो चीज फिजिबल है, एज ए पब्लिक सर्वेंट यू कैन नॉट डू दिस वन, एनजीओ नहीं खोल रखा आपने कि आप धरने पे बैठ गए, मैं तो साहब उसके घर पे जाके उसको समझाऊंगा, रेलिवेंट चीजें लिखनी है सिर्फ। मैं भी आपको बहुत सारी चीजें और बताऊंगा इसके अंदर, अभी तो एक एग्जाम्पल मैंने सॉल्व करवाया आपको, कर रहे हैं अपन, अभी तो करवाया भी नहीं। सर मारा तो एक एक करके बच्चों चीजें करें, मजा आ रहा है इसके अंदर, ठीक है? पहली चीज अगर हम कहें इग्नोर द इशू, इसके बताओ क्या क्या प्रोज होंगे क्या क्या कॉन्स होंगे, देखते हैं आप कितना सोच पाते हो। इग्नोर द इशू, आपने इग्नोर कर दिया साहब, गए भाड़ में, मुझे क्या करना, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ऐसा अप्रोच आपने अपना दिया, लो इग्नोर द इशू। इससे क्या फायदा होगा पहले बताओ, प्रोज बताओ क्या फायदा होगा? तो इसलिए पर्सनल बेनिफिट रहेगा, मतलब अपनी जॉब। सुनिए आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, वापस बोलो एक बार। इट्स बेटर टू राइट, है ना? आप लिख दो, क्योंकि फिर और लोग सुन लेंगे, आपको चुरा लेंगे आइडिया। Battery, please charge. विधि ने लिखा है, अच्छा अच्छा लिखा है, आप सोच कर देखो, अगर मान लो आपने इग्नोर कर दिया इशू को, तो आपको क्या क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा पर्सनल बेनिफिट में, क्या? नेता शाबाशी देगा, ठीक है? नेता हमको अपना क्या बना लेगा, गुलाम बना लेगा।
पॉलिटिकल बैकलैश, ठीक है। नहीं, कॉन्स नहीं पूछे मैंने आपको, कॉन्स नहीं पूछे हमने, प्रोस पूछे अभी, क्या फायदा होगा आप। अच्छा, आपने दोनों लिख दिया, ओके ओके, लिख दिया, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या फायदा होगा, हाँ भाई एक दो ही फायदे हो सकते हैं, ऐसे कुछ अतरंगी सा तो फायदा नहीं होगा आपको, कि एक तो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट जो होगा वो अवॉइड हो जाएगा सब, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट अवॉइड हो जाएगा ना, मतलब ये है ना। अब बाकी ऐसा नहीं लिखना है कि भाई हमको वो अपना गुलाम बना लेगा, हमको पैसा दे देगा, हमारा प्रमोशन कर देगा, ऐसा नहीं, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट जो होगा वो हो जाएगा। वो फिर हाइपोथेटिकल चीजों में चल जाएगी, पता नहीं करेगा नहीं करेगा, ठीक है। ये तो पक्का है कि पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। बाय इग्नोरिंग द इशू यू विल मेक ए कॉर्डियल रिलेशनशिप विद द इन्फ्लुएंशियल पर्सन, ठीक है, कॉर्डियल रिलेशंस आपने इन्फ्लुएंशियल पर्सन से बना दिया, ठीक है। और इसके अंदर पॉलिटिकल बैकलैश जो था, रिटेलिएशन या फिर बैकलैश था, वो नहीं हुआ। इस तरह से आपको सुंदर सा कुछ लिख देना है। दूसरा, आपका भाई साहब करियर बच गया, करियर सिक्योरिटी हो गया आपका, यही होगा इसका प्रो तो, कि आपने कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करा, इससे आपका क्या है, करियर बचा रह गया। हाँ, ये वो वाला आ गया कि भाई आपने अच्छे रिलेशन बना लिए, कॉर्डियल रिलेशन आपने इसके अंदर बता लिए, राइट। सब फेवर करेंगे, पॉलिटिकल क्लास करेंगे, इलीगल सेंड मैनर्स कौन होते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल क्लास आपके फेवर में खड़ी हो गई, बिजनेस इलीट क्लास हो गई, तो आपने उनके साथ अच्छे लोकल इलीट्स के साथ, लोकल पॉलिटिशियन के साथ अच्छा रिलेशन बना लिया, दैट कैन हेल्प यू इन द फ्यूचर, ठीक है, मतलब दूसरे डायमेंशन, पर वो अनएथिकल डायमेंशन के अंदर आपको हेल्प कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर, ये प्रोस है। अच्छा ये बताओ कॉन्स क्या क्या होंगे, ये सोच के बताओ कि क्या क्या बुरी बात हो जाएगी भाई, बुरी बात क्या क्या हुई। ये तो आपको 4-5 पॉइंट लिखने पड़ेंगे इसके अंदर, क्योंकि ये अप्रोच देखो, इसके अंदर अगर आप अप्रोच के अंदर है ना, ये भी ध्यान रखना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक बार एक स्टूडेंट ने क्या करा कि इग्नोर, जैसे ये था ना नेगेटिव वाली जो चीज थी, उसको लिखा जैसे इग्नोर द इशू, यहाँ पर बिल्कुल एक्सट्रीम में नेगेटिव है, ये आपको नहीं करना है, फिर भी आपको ऑप्शन के अंदर अल्टरनेटिव की तरह ये लिखना है। इसने इसके इतने फायदे बता दिए और नुकसान एक ही बताया, ऐसा लग रहा है कि भाई को यही पसंद आ गया है, समझ में आ रहा है। तो आप इसके अंदर ज्यादा वो मत करें कि भाई साहब ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। कॉन्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा लिखो कि भाई अगर गलत है तो, है ना, अल्टरनेटिव गलत है तो। वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा अच्छा लिख रहे हैं सब, सारे पॉइंट कवर कर रहे हो, देखो पहले दिन से ही तुमको केस स्टडी सॉल्व करनी आ रही है, ये समझो तुम। रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, पब्लिक ट्रस्ट ब्रीच हो जाएगा, एनवायरमेंट टेम्पर हो जाएगा, वेरी गुड विधि। अफेक्ट द लार्ज पॉपुलेशन, ठीक है, इंटेग्रिटी डाइल्यूशन हो जाएगी, ठीक है, और लिखो जितने लिख सकते हो उस पे लिखो। कॉन्शियन को नेगेटिव मैनर के अंदर करेगा, गिल्ट फील होगा, गिल्ट गिल्ट। डोमिटिवेट, डीमोटिवेट, ओके डीमोटिवेट, ओके, वेरी गुड, सुनिधि ने काफी अच्छा लिखा है। ये वाला पॉइंट आप लोगों ने नहीं सोचा अभी तक, सुनिधि ने सोच लिया, देखो। विल इंक्रीज क्राइम, लीगल सेंड मैनर विल डिस्करेज, विधि ने चीटिंग करके लिखा है। मजाक कर रहा हूँ, राइट। चलो, तो वेरी गुड, अच्छा लिख रहे हैं आप। कॉन्स जो होंगे इसके अंदर क्या क्या होंगे, चलिए करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आपने लिखा ही नहीं, इट विल एनकरेज करप्शन, करप्शन को एनकरेज कर दिया भाई साहब, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल सही सही लिख रहे हैं, लॉस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, पब्लिक ने बोला भाई कैसा डीएम है ये, बिल्कुल इसका कॉन्शन ही नहीं है, स्पाइनलेस डीएम, कभी आप पे ट्रस्ट नहीं करेगी, बहुत बड़ा लॉस हो गया ये, बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है ये, ठीक है। फिर आप और क्या लिख सकते हैं, जैसे आपने लिखा इट विल डीमोटिवेट, वेरी गुड, डीमोटिवेट लीगल माइनर्स, बहुत सही कहा सर, बहुत सही कहा, तालियां, ठीक है। और आप क्या बोल सकते हैं इसके अंदर, क्या क्या बोला था आप लोगों ने, एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन हो जाएगा, एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के पॉइंट्स लिख सकते हैं, एनवायरनमेंट इफेक्ट हो गया, पब्लिक गेट इफेक्टेड, सबने सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं वैसे, है ना। सब सोचने तो लग गए हैं कि किस तरह से ये कौन सा।
तो आपको यही लिखना होता है, ये आपका इतना सही चीज है ना केस स्टडीज, इसमें ना कुछ पढ़ना पढ़ना था, मेहनत करना था, कर लिया, अब गेम चल रहा है। बोल के सोच के देखो, इसमें आपको नंबर मिल रहे हैं ये देखने के कि भाई क्या इग्नोर करने पे क्या क्या हो जाएगा। बस थोड़ा सा आपको दिमाग रखना है कि हमको पूरी केस स्टडी पढ़नी है, पूरी समझनी है और पूरी के हिसाब से चीजें लिखनी है। ठीक है, तो कौन सबने अच्छे लिखे हैं, ठीक है, वेरी गुड। ऑप्शन सेकंड का कंसीडर करते हैं। ऑप्शन सेकंड क्या होगा इसके अंदर? स्ट्रॉन्ग लीगल एक्शन ले लिया साहब हमने, स्ट्रॉन्ग लीगल एक्शन। अब बताओ क्या होगा, अब बताओ इसके प्रोज क्या होंगे, ये बताओ। प्रोज में अब आपको ज्यादा पॉइंट लिखने पड़ेंगे, कॉन्स में कम लिखने पड़ेंगे, ये बिल्कुल ध्यान रखना है इसको। ठीक है, कभी कभार क्या होता है, हम लगते नहीं है कि हम अनएथिकल हैं, ठीक है, दिखा रहे हैं कि अनएथिकल, पर दिख जाता है सामने वाले को। हम सोचते हैं हमने बेवकूफ बना दिया। प्रोज लिखो सबसे पहले बच्चों, स्ट्रॉन्ग लीगल एक्शन की क्या क्या प्रोज है। मैं बोल रहा हूँ कि एथिक्स में जितनी मेहनत करनी थी कर लिया, अब मजे के दिन आ रहे हैं। दिस इज हनीमून पीरियड ऑफ द केस सॉल्विंग, केस स्टडी सॉल्व कर रहे हैं ना, दैट कैन बी कंसिडर एज हनीमून पीरियड, मतलब गुड पीरियड। बिल्कुल बिल्कुल सही लिखा है देवयानी ने। वही सब चीजें लिखनी है जो उसके अंदर नहीं हुई है, वो सब चीज लिखी है ना। अब देखो ना, अपन ने एक चीज अच्छे से समझ ली, वही चीजें लिखनी है ना। और क्या होगा, यही सब चीजें होंगी जो अभी अपन अभी तक अपन सोचे कि रूल ऑफ लॉ अपने सोच लिया था, रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड कर लेंगे। इसलिए स्टार्टिंग जब करो ना केस स्टडी तो थोड़ा सोच लिया करो, नहीं तो स्टार्टिंग में कोई चीज नहीं आई ना तो लास्ट तक लिखोगे ही नहीं फिर तुम। वेरी गुड, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट लिख रहे हो आप। अपहोल्ड रूल ऑफ लॉ कर लो, है ना। पब्लिक ट्रस्ट विल रिस्टोर, रिस्टोर पब्लिक ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सर ये। आपने एक चीज नहीं लिखी, गवर्नमेंट को फायदा हो गया यहाँ पे, गवर्नमेंट की तिजोरी, अरे सर, सर रह गया ये। किसी ने लिखा क्या गवर्नमेंट रेवेन्यू? गवर्नमेंट रेवेन्यू किसी ने नहीं लिखा, जबकि केस स्टडी के अंदर क्लियरली मेंशन है गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है। आपने एक स्टेक होल्डर भी बना के रख रखा है गवर्नमेंट को, पर क्योंकि अपन को पिछली बार याद नहीं आया था तो इस बार भी हम भूल गए। ठीक है, फिर और क्या क्या फायदा हो जाएगा इसका? इसका ये फायदा हो जाएगा, लीगल माइनर्स विल गेट मोटिवेटेड और विल इट विल सपोर्ट लीगल माइनर्स, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, गुड गवर्नेंस, वेरी गुड, गुड गवर्नेंस विल प्रिवेल, है ना। और पब्लिक एट लार्ज विल गेट मोटिवेटेड, ठीक है। साइड माइनर्स भी, एनजीओ विल गेट मोटिवेटेड कि भाई एक आगे अफसर हमारे लिए, है ना। एक लार्ज उसमें स्ट्रिक्ट एक्शन में होगा तो सब कुछ मोटिवेट होगा, तुम्हारा फोर्स खुद मोटिवेट हो जाएगा कि ये होता है भाई, ये होता है अफसर। ठीक है, तो जो जो रेलिवेंट है ना, ऐसे तो अपन 20-25 पॉइंट निकाल देंगे, जो जो रेलिवेंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही लिखना होता है ना। पर अपन अभी तो सोच रहे हैं, अभी तो सोचो आराम से, लोकल पीपल विल गेट मोटिवेट, है ना, तो इसको लिख सकते हैं पब्लिक एट लार्ज विल गेट मोटिवेटेड, ऐसा लिख सकते हैं जिससे कि आपको। चलो अभी ये नहीं देखते कि कम शब्दों में लिखना है, अभी तो अपन समझते हैं बस। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ पर आपको इसके अंदर अब इसके कॉन्स लिख के बता दो, चलो फटाफट कॉन्स लिख दो, क्या कॉन्स होंगे इस ऑप्शन के? स्ट्रिक्ट एक्शन ले लोगे तो क्या क्या दिक्कत होगी यहाँ पर? सबसे पहले सबसे बड़ा क्या होगा, सोच के बताओ, लिखो। वेरी गुड, हमने लिखने हैं, अच्छा लिखा है हमने। गवर्नमेंट रेवेन्यू अफेक्टेड, ये कॉन्स में कैसे लिख दिया भाई? गवर्नमेंट रेवेन्यू बच गया ना तुम्हारा, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है उसका कॉन्स पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, वेरी गुड, विधि तो बहुत अच्छा लिखने लग गई भाई। ईशा लिखी नहीं रही है,
ईशा आंसर ही नहीं दे रही है, कुछ तो लिखो। ठीक है, अब चलो कौन हम देख लेते हैं, क्या क्या कौन होंगे। बहुत अच्छा अच्छा लिखा सबने, सभी ने अच्छा लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो पॉलिटिकल बैकलैश आ गया ना लिखना, कोई दिक्कत ही नहीं हो रही सर। अब बैकलैश इसके अंदर थोड़ा सा आप लिख देना है ना, स्टेटमेंट पॉलिटिकल बैकलैश के आगे कि आई मे फेस प्रेशर फ्रॉम द पॉलिटिकल लोकल पॉलिटिशियन। ठीक है, और इट कैन हैम्पर माई द इट कैन रिजल्ट इन फ्रिक्वेंट ट्रांसफर, या फिर करियर स्टैग्नेशन, या फिर डी पर्सनल थ्रेट्स, इस तरह से आप लिख सकते हैं। पॉलिटिशियन है भाई, कुछ भी कर सकता है ना, तो पॉलिटिकल बैकलैश। फिर दूसरा जो पॉइंट लिखा, ठीक है, दैट इज व्हाट, कि इट विल हेल्प, कि आपने कर तो लिया काम, स्टार्ट तो कर दिया, ठीक है, पर इसके कारण क्या हुआ, इसके अंदर एक तरह से आपका करियर बर्बाद हो गया, वो एक ही पॉइंट में लिख लो, है ना, पॉलिटिकल बैकलैश और करियर बर्बाद हो गया, वो एक में लिख देना। लोकल लाइवलीहुड अफेक्टेड, कितना अच्छा पॉइंट है विधि का। लोकल लाइवलीहुड इट कैन क्रिएट रेजिस्टेंस फ्रॉम द लोकल कम्युनिटी। लोकल कम्युनिटी कहेगा कि भाई हमारा तो लाइवलीहुड चल रहा है, तो हमारे पेट पे क्यों लात मार रहा है ना। तो वो हो सकता है कि सम लोकल्स जो कि इन्वॉल्व है इलीगल माइनिंग के अंदर, वो क्रैकडाउन को अपोज करेंगे, उनका आ सकता है। एनफोर्समेंट में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, कि लॉ, आप जब ये एक्शंस ले, इसके अंदर आपके ऊपर बहुत सारे हर्डल्स लगा सकते हैं। राइट, ऐसा हो सकता है। आपकी हो सकता है कि फैमिली को थ्रेट मिले। ठीक है, लाइफ थ्रेट हो जाए आपका इस तरह से। जैसे मंजूनाथ वाला एग्जांपल आपको याद होगा, मंजूनाथ मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, चलो तो इस ऑप्शन के भी प्रोज और कॉन्स आपको इसके अंदर समझ में आ गए। ठीक है, अब ऑप्शन थ्री अगर हम देखें, ऑप्शन थ्री इस तरह से, कुछ ऑप्शन थ्री बनाते हैं चलो, कि फेस्ड क्रैकडाउन करें हम, ऐसे लिखिए, स्टार्ट फ्रेश फेस्ड क्रैकडाउन इन्वॉल्विंग पब्लिक एनजीओस, लीगल्स एंड मैनर्स, एंड ऑल अदर एंड अदर स्टेक होल्डर्स। अदर, पर अदर स्टेक होल्डर में सब रहेंगे, बस इस तरह से लिख सकते हो आप, है ना, कि फेज मैनर में क्रैकडाउन कर रहे हैं आप पब्लिक, एनजीओ, लीगल्स एंड मैनर्स, इन सबको इन्वॉल्व करते हुए। ठीक है, इन सबको इन्वॉल्व करते हुए कर रहे हैं। ठीक है, ये हो सकती है एक अप्रोच, फेस्ड मैनर में क्रैकडाउन आप कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, प्रोस क्या है इसके, एक तरह से प्रो, अभी हम ये नहीं कह रहे कि क्या हमको करना चाहिए, हम तो ये समझ रहे हैं क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या प्रोज है, ये बताओ। आपने एक बहुत अच्छा काम कर लिया इसके अंदर। चलो लिखो एक बार, फिर मैं बताता हूँ आपको। जितना लिखोगे ना, जितना सोचोगे, दिमाग की ब्रेन स्टॉर्मिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो मैं तुमको अभी सोचवा रहा हूँ, आपको एग्जामिनेशन के अंदर अलग से केस, हाँ ऐसे है कि हम इतनी केस स्टडीज कर लेंगे कि एग्जाम में जो केस स्टडी आएगी आपको नई नहीं लगेगी, ये मेरी गारंटी है। यार ये कहाँ से आ गए। पर ऐसा नहीं कि पहले पहले दिन का जोश है सर, आज तो आ गया लाइव, फिर नहीं आएंगे हम क्लास में। आज तो आपने इतना कहा था, आपकी इज्जत रख ली हमने, लाइव आ गए। मेरी इज्जत कल भी रख लें, परसों भी रख लें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप रखें मेरी इज्जत बस। बताओ इसका क्या प्रो हो सकता है, सोचो। फेज मैनर में क्रैकडाउन कर रहे हैं, अरे भाई कितना अच्छा है, पब्लिक को इन्वॉल्व कर लिया, एनजीओ को कर लिया, सभी स्टेक होल्डर्स को इंगेज कर लिया, ऐसे लिखो ना, क्या दिक्कत आ रहा है। वेरी गुड, कंबाइंड प्रेशर होगा तो पॉलिटिकल नेक्सस के ऊपर और ज्यादा, है ना, दिक्कत होगा उसको। अवेयरनेस इनकी वेरी गुड, क्या बात है, सस्टेन रूल ऑफ लॉ, स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम द इलीगल सैंड माइनिंग टू लीगल, वेरी गुड। एक तरह से लिखो ना, बैलेंस्ड अप्रोच है, ये लिखो, क्या दिक्कत है। कम्युनिटी को, एंगेजमेंट ऑफ कम्युनिटी इज आल्सो देयर,
इंगेजमेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स, ठीक है, ये लिखो। कोलेबरेशन विद एनजीओ लिखो, ये सब चीजें सोच के देखो। और आपने लीगल एंड मैनर्स को भी कर लिया है, तो उसको पता है, उसको नेटी ग्रिटी पता है, उसको भी एनकरेजमेंट मिलेगा। इन सबको एनकरेजमेंट मिल रहा है ना, इन सबसे आप बात कर रहे हो, इन सबको आप कह रहे हो कि भाई बताओ क्या है प्रॉब्लम, क्या है ये बताओ। अवेयरनेस अबाउट लीगल, वेरी गुड, पब्लिक अवेयरनेस। यस, बिल्कुल अच्छी बात लिखी है, बिल्कुल विधि ने। पब्लिक पार्टिसिपेशन लेड टू मिनिमम पॉलिटिकल रेजिस्टेंस। भाई एक बार पब्लिक आपके साथ में खड़ी हो गई, तो फिर काहे का डरना, पब्लिक ही तो है। उसको अवेयर कर दिया आपने, कितना अच्छा काम करा है। अभी हम ये नहीं देख रहे हम क्या करेंगे, अभी हम देख रहे हैं क्या अल्टरनेटिव्स हमारे पास है। हाँ, और लिखो भाई, आमिर आमिर, ये लोग कहाँ चले गए, ये लिखो। आमिर कहाँ गए, अभी इतना अच्छा लिख रहे थे तुम। किशन लिखो। संध्या, संध्या भी नहीं लिख रही है, नहीं संध्या लिख रही है, सॉरी। संध्या आप भी लिखो पर। फरिया, ईशा, देवयानी, देवयानी भी लिख रही है, देवयानी भी ठीक है। देवयानी आप भी लिखो इस पॉइंट पे। अच्छा, लिख दिया आपने। हाँ, चलो, सारे अच्छा लिखा है पॉइंट। सब अगर इसके अंदर सोचने लगे होंगे ना तो आ जाए। तो सबसे पहले तो साहब देखो, हम एक्सट्रीम्स में नहीं जा रहे, हम तो बैलेंस्ड अप्रोच अपना रहे हैं। ठीक है, मध्यम मार्ग हमने अपनाया है, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वी प्रिफर टू चूज मध्यम मार्ग। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ, कन्फ्रंटेशन नहीं हुई, इमीडिएट कन्फ्रंटेशन, या फिर अवॉइड, यू हैव अवॉइडेड डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन विद पॉलिटिकल क्लास एंड पावरफुल इलीट। एकदम से हेड ऑन कॉलिजन नहीं करा आपने, ठीक है, जिससे कि पॉलिटिकल बैकलैश हुई नहीं, क्योंकि बैलेंस अप्रोच अपनाई है आपने। आपने क्या करा है, फेज मैनर में क्रैकडाउन करने का प्लान बनाया पूरा, राइट। और इससे क्या होगा, इससे एक तरह से आपका करियर भी बचा रह जाएगा। ये चीज बचा ली अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है सर, यस, बैलेंस्ड अप्रोच। फिर दूसरा, कि यू हैव इंगेज्ड विद द कम्युनिटी। अब जैसे आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल बैकलैश अपना आप ही, अगर मान लीजिए पब्लिक अवेयर हो गई, फिर आपको करने की जरूरत ही नहीं कुछ। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन आपने कर दिया, लोकल पॉपुलेशन को आपने एजुकेट कर दिया, ठीक है। लॉन्ग टर्म एनवायरमेंट बेनिफिट जो है, एनवायरमेंट बेनिफिट आपने इसके अंदर कर दिया, बता दिया कि क्या है, किस तरह से एनवायरमेंट आपको, इलीगल है सैंड माइनिंग आपको इम्पैक्ट कर रही है, ये आपने इसको बता दिया लोगों को। तो जो लोग जो थे, जो इल इन्फॉर्म्ड लोग थे, वो भी क्या हो जाएंगे, उनको इंगेज आपने कर लिया। फिर आप कहेंगे कोलैबोरेशन विद द एनजीओ, जैसे मैंने कहा कोलैबोरेशन विद द एनजीओ, एनजीओ के साथ आपने कोलैबोरेशन करा, एक तरह से एनजीओ को बताया, एनजीओ जो होगा वो अवेयरनेस क्रिएट करेगा, वो बताएगा लोगों तक, उसकी लोगों तक पहुंच ज्यादा है। एक कम्युनिटी, एक तरह से आपने कोलैबोरेट इसको इसको इन्वॉल्व कर लिया, तो वो एक तरह से ये भी देखेगा कि एनवायरमेंटल रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, वो मॉनिटर करने का भी काम करेगा। जो काम आप करना चाह रहे हैं उसमें आपकी पूरी पूरी हेल्प करेगा, ठीक है। फिर इसके अंदर लीगल मैनर्स को आप लो, लीगल मैनर्स को लोगे, सरकार के साथ लीगल मैनर्स खड़े रहेंगे, तो उनको इंसेंटिव्स दो, कि तुम रूल ऑफ लॉ फॉलो कर रहे हो, तो देखो तुमको इंसेंटिव्स दे रहे हैं, जो भी आपके अप्रोचेबल इंसेंटिव्स है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दो, कि जो भी लीगल साइड एंड सैंड मैनर्स है उनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दो उनको। जैसे आपका होता है ना, एक तरह से उनको, उनसे निटिग्रिटीज समझो, समझ लोगे आप फिर निटिग्रिटीज की क्या, इस सैंड माइनिंग ऑपरेशंस के अंदर क्या निटिग्रिटीज है, फेस्ड मैनर के हमने करा, तो ये सब चीजें हमको फायदा हुआ। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक सबको क्लियर है। इसके कॉन्स क्या होंगे, कौन से होंगे साहब, कोई पंचवर्षीय योजना तो नहीं है, 5 ईयर प्लान, इट इज वेरी स्लो प्रोसेस। सर मेरा, बहुत स्लो प्रोसेस, टाइम कंज्यूमिंग है।
इतने में तो सारा माइनिंग हो ही जाएगा, इतने में आप पंचवर्षीय योजना बनाकर चल रहे हैं तो। समझ में आ रहा है? एनजीओ इनसे पार्टिसिपेट करना, पर आपको कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन भी साथ में करना पड़ेगा ना, यू हैव टू कंबाइन इट। समझ में आ रहा है? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है, बैलेंस के चक्कर में आपने जो स्ट्रिक्ट रेगुलेशन तो आपने दिखा ही नहीं, लॉ को एनफोर्समेंट एक तरह से लोगों का तो के अंदर तो ये फीलिंग चली गई ना कि भाई लॉ को हम क्या करें, वायलेट करें, धीरे धीरे जब तक करेगा जब तक तो हम सारा लॉ को वायलेट कर ही देंगे। हो सकता है वो माइनिंग बढ़ा लें। हाँ, ये हो सकता है कि इंफॉर्मेशन लीकेज, देखो आप कितने इनोवेटिव पॉइंट आप दे रहे हो मेरे को, कि भाई इतना फेस मैनर के अंदर ऐसा हो सकता है कि पॉलिटिकल क्लास अवेयर हो जाए उसके अंदर, और दैट विल क्रिएट वही सब चीजें हो जाए, वही पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज हो जाए। तो ना माया मिली ना राम, वो वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। वेरी गुड देवयानी, बहुत अच्छा पॉइंट आपने करा, मेरे दिमाग पे नहीं आया था ये तो। ठीक है, तो चलो ये सब चीजें हो गई अपने तीन चार अल्टरनेटिव इसके अंदर, तीन अल्टरनेटिव से ज्यादा मत लिखो बच्चों, आई डोंट बिलीव इन दैट। अगर पूछा जाए कि बस यही क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट अल्टरनेटिव डू यू हैव, और कुछ नहीं पूछा जा रहा है, तब तो लिख दो, और क्या आप करोगे, ये अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप लिखते हैं। चलो, अब ये बताओ व्हाट शुड बी द अप्रोच। देखें भाई तुम्हारे अंदर कितना, तुम्हारे अंदर आईएएस ऑफिसर बैठा है। व्हाट शुड बी द अप्रोच, आराम से लिखो, लंबा सारा लिख दो जैसे, कोई दिक्कत नहीं है ना। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, पहले एक बार सोच लो अच्छे से क्या अप्रोच होनी चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कि सुना और लिख दिया, मैंने कोई स्टेक होल्डर नहीं पूछे तुमसे, अप्रोच पूछिए। तो जस्ट टेक 5 मिनट्स, 5 मिनट लो, 5 मिनट ले लो आराम से और फिर इसको लिखो। टेक 5 मिनट्स एंड देन राइट। चलो देखते हैं क्या क्या लिखे हैं भाई। विधि ने क्या लिखा है, अप्रोच शुड बी इंटीग्रेटेड, अवेयर ऑफ स्टेक होल्डर of the illegality of sand mining, punishment regarding the same, environmental, followed by the legal action against the contractor। अच्छे से लिखना था ना विधि, कि क्या करोगे, चार पांच पॉइंट अच्छे से लिखते, वैसे हवा में नहीं लिखना था, मैंने कहा था इसीलिए आपको टाइम दिया था। फर्स्ट आई विल अंडरस्टैंड द निटी ग्रिटीज ऑफ द प्रॉब्लम, अच्छा, विल टेक ऑल स्टॉक होल्डर्स इन कॉन्फिडेंस एंड अवेयर देम अबाउट द कंसर्न arising from it, will try to implement all the alternatives
that could have less impact and more effective. After analyzing all the pros and cons, every decision I will choose. मजा नहीं आया। देवयानी देखें, देवयानी काफी अच्छा लिख रही है, देखते हैं। Strict action combined with the local people, environment, NGO and legal vendors, as that will cause immediate relief to people, increase government revenue, very good, environment protection, minimum chance of information leakage, they all have posed low threat to my career and family security as matter in the public domain. Combined action involving NGO, legal vendors and local people. Fourth, also as a civil servant, my duty is to uphold the law, serve people. अब देखो, ठीक है। अब इसमें लिखना क्या है आपको ये समझो, है ना, अप्रोच क्या होनी चाहिए। देखो भाई, अगर डर है आपके मन में, है ना, इफ यू डू लैक करेज ना, देन यू शुड नॉट बी ए पब्लिक सर्वेंट। तो ये दिखाओगे कि भाई हम डर जाएंगे, तो दैट इज नॉट राइट, कि हमें अपने को भी बचाना है, बाकियों को भी बचाना नहीं। जो करना होगा, अप्रोच इज वेरी ऑब्जेक्टिव इन इट्स नेचर, वो सब्जेक्टिव हो ही नहीं सकती। कुछ इलीगल हो रहा है, तो पहला स्टेप, अगर आप ऐसे लिख दोगे कि मैं ना पहले पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लूंगा, तो भाई पहले तू तो कॉन्फिडेंस में आ जा, ये हो जाएगा ना। फिर तो खुद तो कॉन्फिडेंस में है नहीं, पहले पब्लिक को कॉन्फिडेंस में ले रहा है। आपको एक तरह से सबसे पहले इमीडिएट इफेक्ट से आपको लीगल एक्शन पे जाना होगा। कॉन्सिक्वेंसेस होंगी, ऑब्वियसली होंगी, बट यू डू नॉट हैव टू डिटर, है ना। आपको कहीं पे भी ये नहीं दिखा रहा, वो तो हमने प्रोज और कॉन्स में दिखाया, ऐसा ऐसा होगा, ये होगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आपके अंदर करेज होना चाहिए। यू शुड हैव करेज, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस को टेक केयर आपको करना पड़ेगा। अब सिस्टम है, आपका ट्रांसफर हो जाएगा तो हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो हमें ऐसा नहीं करना, यू आर ए पब्लिक सर्वेंट, पहला चीज कोई आपके सामने इलीगल चीज हो रही है, आपसे देखा कैसे जा रहा है, ये क्वेश्चन आ जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, इमीडिएट लीगल एक्शन शुड बी देयर। पहला स्टेप जो होना चाहिए, यही तो अपन गलती कर देते हैं, है ना। हम ये कहेंगे कि हाँ ठीक है सर, प्रोज कॉन्स में ऐसे उलझ के रह गए कि हमको हर जगह प्रोज कॉन्स ही दिखने लगे। भाई तुम्हारा करेज तो प्रोज और कॉन्स के अंदर ही उसने क्या कर लिया, ले लिया। अब तुमको दिख रहा है कि भाई हर अप्रोच के ऊपर प्रोज और कॉन्स लगाओ, नहीं। इमीडिएट लीगल एक्शन, दैट शुड बी योर फर्स्ट पॉइंट। यहां से स्टार्ट करना है आपको। इसके साथ साथ फिर आप कह सकते हैं कि इसके साथ साथ जब मैं लीगल एक्शन ले रहा हूं तो स्टेक होल्डर इंगेजमेंट मेरे को करना है। पर कोई चीज इलीगल हो रही है तो उसको आपको सबसे पहले रोकना है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स आपको करने हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि सपोर्ट करना है एक तरह से लीगल माइनर्स को। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, इस चीज को हाईलाइट करना है, इशू को हाईलाइट करना है। अब ये कैसे भी कर सकते हैं आप, थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कर सकते हैं, मीडिया कर सकते हैं, ये सब चीजें। ये बहुत सही बात है। वंस द थिंग इज इन द पब्लिक डोमेन ना, तो एवरीथिंग विल बी ओके, और रिपरकशंस जो होंगे दैट विल बी लेस इंटेंसिव, ठीक है। एक आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, ठीक है, जिसके अंदर आपको, पर सबसे पहले इमीडिएट लीगल एक्शन करना है। फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा बता सकते हैं कि हमने ये लीगल एक्शन करा है, जो भी लोग हैं वो सुधर जाए, नहीं तो उसके रिपरकशंस को दिखना चाहिए। भाई कानून सख्त होता है तभी जाकर चीजें ठीक होती हैं। आप ही डर के, हम ही डर रहे हैं, पहले भाई एक बार पब्लिक साथ में आ जाए, फिर जाके हम कुछ कर पाएंगे। पहले मीडिया को बता दे, नहीं तो फिर हमको डर लग रहा है हमारा, तो फिर आए क्यों थे फिर ऐसी जगह, कोई प्राइवेट कंपनी में काम कर लेते, है ना। बट हमारा क्या होता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका इस तरह से होता है एग्जामिनर का, कि वो आपसे पहले प्रोस कॉन्स लिखाएगा ना। जब आप प्रोस कॉन्स करते रहोगे तो आपका दिमाग प्रोस कॉन्स के अंदर ही चलता रहेगा, ठीक है ना भाई, ये समझ में आ रहा है सबको। दैट्स हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो आप इसके अंदर सबसे पहले कहेंगे कि सबसे पहले आपको इमीडिएट लीगल एक्शन। अब आपको इसको इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, क्योंकि ऊपर हम बहुत कुछ एक्सप्लेन करके आए हैं, है ना। आपको पॉइंट्स के अंदर लिख देना है, जैसे इमीडिएट लीगल एक्शन, स्टार्ट बाय टेकिंग द लीगल एक्शन,
अगेंस्ट द मोस्ट नोटोरियस ऑफेंडर्स, है ना, सबसे पहले उनको पकड़ो, बड़ी मछली को पकड़ो, और सेंड ए क्लियर कट मैसेज, या लिख दो टू सेंड ए क्लियर कट मैसेज दैट इलीगल एक्टिविटी विल नॉट बी टॉलरेटेड। पहला पॉइंट आपने इस तरह से लिख दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपको यहाँ पे करेज दिखाना पड़ेगा कि यू हैव ए करेज एज ए वैल्यू सिस्टम। ठीक है, साइमल्टेनियसली, वो तो आपको, अगर आप ऐसे करेंगे, देखो मेरी बात समझो आप, ठीक है, आपको अभी एक चीज क्यों आ रहा है दिमाग में, क्योंकि हम ऐसे प्रोस कॉन वो आपसे पूछा भी इसीलिए गया है। जैसे यहाँ पर भी आपको सबसे पहले लीगल एक्शन जो लेना है, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। जो भी नोटोरियस ऑफेंडर हैं, ठीक है, उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेना होगा, उसके बाद फिर जो चीज करनी है आपको करो। फिर साइमल्टेनियसली, आप यहाँ पे लिखो साइमल्टेनियसली बिगिन विद द engaging with the NGOs, legal and minors, community leaders to promote अवेयरनेस को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स चलाओ, है, यूज एनजीओस को यूज करो, उनको कहाँ रख रखा है, टू लॉन्च एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम्स, उनको बताओ, पब्लिक को हाईलाइट करो कि किस तरह से यहाँ पर अगर डैमेज हो जाएगा सैंड, इलीगल सैंड माइनिंग होती रहेगी, तो दैट विल क्रिएट ए लॉन्ग टर्म इफेक्ट। इस तरह से लीगल मैनर्स को इंसेंटिवाइज करो, जो जो लोग इनफॉर्म्ड लोग हैं उनको इस तरह से आपको करना। आई होप दिस इज क्लियर। ये आपका स्टेप होगा कि भाई क्या एक्शन आपको लेना चाहिए। मतलब हम जो स्टार्टिंग वाला फ्रेमवर्क के अंदर चल रहे थे, इवेल्युएट हमने कर लिया, रिकमेंड एक्शन अपन ने इसके अंदर कर लिया। ठीक है, अब जब भी आपकी केस स्टडीज खत्म हो जाती है, ये आपने सब कुछ केस स्टडीज के अंदर खत्म कर लिया, इसको ऐसे बस एक्शन करके आप छोड़ेंगे नहीं, इसके आगे आपको कंक्लूड करना पड़ेगा, आपको एक जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा अपने इन एक्शन का जो आपने फाइनली लिया। इस एक्शन से फिर अब यहां पे लिखो, देखो रूल ऑफ लॉ अपहोल्ड हो गया, एंश्योर हो गया एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी प्रोटेक्शन, ठीक है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी हो गया, इन्वॉल्वमेंट हो गया, मल्टी स्टेक होल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट हो गया, एनजीओस का इन्वॉल्वमेंट हो गया, लीगल मैनर्स का हो गया, और इसके अंदर रूल ऑफ लॉ जो है वो प्रमोट हो गया। इस तरह की सारी चीजें लिख दो। समझ में आ रहा है? तो ये जो अप्रोच होगी, क्योंकि अब लोगों के अंदर अवेयरनेस और ये कर दिया, तो आप ये लिख दो कि भाई इंटेंसिटी ऑफ बैकलैश विल बी रिड्यूस। ठीक है, इसके अंदर पब्लिक ट्रस्ट मेंटेन हो गया, है ना, सब मोटिवेट हो गए सारे के सारे, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो गई, सब कुछ हो गया इसके अंदर। ये सब चीजें आप लिखोगे, इसलिए मैंने ये एक्शन लिया है। फिर आप लिख दोगे इसके अंदर कि भैया देखो, एक्चुअली ये एक्शन लेने का इंस्पिरेशन मुझे जो मिला, अब लास्ट के अंदर आप ऐसा लिख सकते हैं, ये एक इनोवेशन हो गया आपके आंसर के अंदर, अशोक खेमकाजी से, जो कि ऐसे लिख सकते हो एक आईएएस ऑफिसर, जो कि क्या है, जिन्होंने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया था अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट द करप्शन, ठीक है, अगेंस्ट द पावरफुल पॉलिटिशियंस। इट रिमाइंड्स मी और इट एनकरेज मी, इट मोटिवेट्स मी, ठीक है, टू फुलफिल माई एथिकल ड्यूटी, इज ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी। इसलिए ये मेरा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होगा, एज वेल एज कंपैशन टुवर्ड द पीपल, एज वेल एज रूल ऑफ लॉ के प्रति कंपैशन। ये जो है, ये मेरा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। इस तरह से आपको इसको खत्म करना पड़ेगा। ऐसा कोई भी नहीं लिखेगा बच्चों, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसा हम ही लिख सकते हैं, क्योंकि हम ही लोग जो हैं उसको डिटेल के अंदर अंडरस्टैंड करें हैं चीजों। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। समझ आ रहा है? अब एक काम करना, मैं इसको एक पूरा अच्छा सा क्वेश्चन बनाकर आपको देता हूँ, उसको आप सॉल्व करना, ठीक है। और एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर, मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको एक तरह से आपको बतानी है, राइट, सॉल्व करके आपको मेरे को देनी है। आई विल लेट यू नो कि किस तरह से इसको अपन कल डिस्कस करते हैं, और इस पहली वाली केस स्टडीज को मैं पूरा क्वेश्चन बनाकर आपको देता हूँ, ठीक है।
तो अभी हमें आइडिया हुआ है कि भाई साहब केस स्टडीज होती क्या है। तो आप यहां पर समझिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट दिस क्लास, ये सिंगल क्लास आपको 100+ मार्क्स देकर जाएगी। आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये सिंगल क्लास जो है आपका वे ऑफ थिंकिंग टुवर्ड्स द केस स्टडी, कि केस स्टडी बड़ी ही खराब खराब चीज है, बहुत ही भयंकर चीज है, पता नहीं इसको कैसे करें, कैसे अप्रोच करें, उसका पूरा का पूरा आपका माइंडसेट को पलट देगी। ये सिंगल क्लास आपको क्या करेगी, आपको एक तरह से क्या लेकर जाएगी आपके दिमाग के अंदर, कि सिंगल क्लास आपको मोटिवेट करेगी कि ज्यादा से ज्यादा केस स्टडीज को आप सॉल्व करो। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्लास, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्लीज आप अपना माइंडसेट भी ऐसा बनाएं कि हाँ अब हमको कोई अच्छी चीज मिल गई है, अरे भाई केस स्टडीज तो कितनी इजी थी, हम तो इसको कितना टिपिकल लेकर चल रहे थे, ये तो खेल खेल में हो गई, एक तरह से पजल है वो सुलझानी है, वो भी 4-5 चीजें, कितने इजी मार्क्स हैं, आराम से हम 100+ मार्क्स तो आराम से इसके अंदर ला सकते हैं। और आप सोचो ये तो अपन ने पहली केस स्टडी करी है बच्चों, आगे चल के और जब केस स्टडी कर दूंगा मैं तुमको 10-12 केस स्टडी भी मैं तुमको करवा दूंगा। तो इस तरह से इसके अंदर करेंगे, राइट। विधि पूछिए कैसे लिखना होता है, पैराग्राफ में या बुलेट पॉइंट्स में। अगर आप एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, जैसे आपको ये बताना है कि प्रॉफिट जो अपन ने कहा था कि क्या क्या इसके अंदर स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं, तो पॉइंट्स में आप लिख सकते हैं स्टेक होल्डर्स 1 2 3 4 5 करके, ठीक है, उनके बारे में एक एक लाइन लिखकर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई किस तरह का क्या क्या डिलेमास हैं, तो आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं 1 2 3 करके, ठीक है। लास्ट में जो कंक्लूड करते हुए जस्टिफिकेशन जब आप लिख रहे हैं, तो आप उसको एक पैराग्राफ के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। मॉडल आंसर मिल सकता है क्या? नहीं, अभी नहीं मिलेगा। मिल तो सकता है, बिल्कुल मिल दे भी देंगे, ठीक है, बट अभी नहीं, पहले आप लोग लिखो पहले, ठीक है। एक बार आप लोग लिखोगे तो फिर मैं मॉडल आंसर बनाकर दे दूंगा, बट पहले आप लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है, सभी बच्चों को। और अभी देखो, मैंने आपको लोगों को, पहली क्लास है, इसके अंदर मोटिवेट करने की कोशिश करी है, ठीक है। जितना ज्यादा बन सकता है मैंने, हो सकता है मैंने अपने आप से पूछ पूछ कर आपको भी इरिटेट कराओ, बट दिस इज माई ड्यूटी, ये मेरी ड्यूटी थी। अब आपको आगे चीजें संभालनी है। हो सकता है आप परेशान भी हो रहे हो कि सर हमको बार बार मत बोलो यार, ठीक है, हमारा नाम बार बार ले रहे हैं सर, ऐसा हो सकता है, बट मैं यहाँ पर आपको सेटिस्फाई करने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं आपको अच्छे से पेपर क्लियर करवाने के लिए बैठा हूँ। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो इस तरह से आपको केस स्टडीज के अंदर पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा, राइट, नहीं तो फिर चीजें आपके लिए खराब हो जाएंगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, कैसा लग रहा है आपको ये कोर्स? आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस। मैं आपको बीच में इसलिए डिस्टर्ब करने आ गया, एक चीज याद दिलानी है आपको कि आप इसके शॉर्ट नोट्स बनाते रहें, दैट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू एग्जामिनेशन के अंदर, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। सेकेंड थिंग आई वांट टू लेट यू नो इज दैट कि हमने एक और कोर्स डिजाइन करा है आपके लिए, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। दिस बैच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर गिविंग द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अगेन एंड अगेन बट गॉट फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें साहब, उनको बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, उनको ये लगता है कि हमारी प्रॉब्लम कोई समझ नहीं पाता। हम कोई इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो इंस्टीट्यूट वाला हमको टेस्ट सीरीज सजेस्ट कर देगा, टेस्ट सीरीज कर लो, टेस्ट सीरीज के हम करते हैं क्वेश्चंस, बट वो क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर। आप मेहनत बहुत कर रहे हो, बट यहां पर एक दिक्कत आ रही है आपको, आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इसलिए कवर नहीं हो रहा, क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि आप यहां पर दो गलतियां कर रहे हैं मेजर। और दो गलतियों में से पहली गलती आपकी लाइफ स्टाइल है, और दूसरी गलती आपकी है कि आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, या फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका नहीं पता है, राइट। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए कम से कम 5,000 क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। हम इस बैच के अंदर आपको 9,000+ क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, दैट इज अवर टारगेट। और इस बैच के अंदर आपको वीडियो कोर्सेज भी दिए जाएंगे जो कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, और इसके साथ साथ आपको यहां पर इस बैच के अंदर क्वेश्चन सॉल्विंग पे भी हमारा फोकस रहेगा। देखिए ये जो सिलेक्शन बैच है ये हम उन स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं जो कि थोड़े बहुत पढ़ लिए हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। इसके अंदर हम आपको कंप्लीट क्लासेस करवाएंगे, बट उसके साथ साथ हमारा एमसीक्यू के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा। हम ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज आपको सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे। आप टेस्ट सीरीज लेते हैं, टेस्ट सीरीज लेने से कुछ फायदा नहीं होगा, पिछले साल भी आपने ली थी, उससे पिछले साल भी आपने ली थी, बट ये कोर्स से आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी हम देते हैं, राइट। अगर आप इस कोर्स को ढंग से फॉलो करोगे तो इस कोर्स को बनाने के लिए, इसको विचार करने के लिए, इसके ऊपर
ठीक है, मेरे को कम से कम 1 महीना लगा है कि किस तरह से इस कोर्स को डिजाइन करूं, और हमारी पूरी टीम लग रही है इसके अंदर। सारी क्लासेस मैं लूंगा, पर बैकअप के अंदर पूरी टीम्स को, क्योंकि हमको 9000 प्लस क्वेश्चंस बनाने हैं, और वो भी यूपीएससी लेवल से थोड़े से ऊपर बनाने हैं क्वेश्चंस। वो सारे क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व करवाएंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ साथ सीसेट का भी है। चलो, सो हमारा जो फोकस है वो ये है कि आपको इस चक्रव्यूह से बाहर निकालें, और इसके लिए हमने बैच अनाउंस करा। इसकी डिटेल्स इस तरह से। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आईएएस। अधिष्ठान आईएएस में आपका स्वागत है। We are very glad to announce you that we are launching a very unique batch for the prelims 2025. Prelims 2025 प्रिपरेशन जो स्टूडेंट कर रहे हैं उनके लिए हम एक बहुत ही यूनिक बैच यहां पर लॉन्च कर रहे हैं। नेम ऑफ द बैच इज द सिलेक्शन बैच। दिस बैच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 15th नवंबर। 15 नवंबर से ये बैच स्टार्ट होने वाला है। दिस बैच, एज द नेम सजेस्ट, इज फुली फोकस्ड ऑन गेटिंग यू सेलेक्टेड इन द प्रीलिम्स 2025 एग्जामिनेशन। देखिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि दिस इज ए यूनिक बैच फॉर प्रीलिम्स 2025। ऐसा पहली बार यूपीएससी सीएससी की हिस्ट्री के अंदर हो रहा है कि कोई इंस्टीट्यूशन इतना डेडिकेट बैच प्रीलिम्स 2025 के लिए लॉन्च कर रहा है। ये एक तरह से पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रीलिम्स 2025 का प्रोवाइड करता है। देखिए, द सिलेक्शन बैच को हमने दो तरह के स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। पहली तरह के स्टूडेंट्स वो हैं जो कि फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने अभी तक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाए, या फिर उनकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत वीक रह गई है। इन्होंने कोई अभी तक इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करा है। ये पहली बार चाहते हैं कि हम प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करें, और प्रीलिम्स को इसी साल हम इसके अंदर प्रीलिम्स निकालें। इन बच्चों को ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इनके लिए हमने अलग से स्ट्रेटेजी यहां पर बनाई है। दूसरा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है एडवांस स्टूडेंट्स। एडवांस स्टूडेंट्स मतलब जिन्होंने कभी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करी है, और प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करने के बाद अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। उनकी जनरली अप्रोच ये होती है कि वो एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेता है। कोई भी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने भर से आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन नहीं होगा बच्चों। इसके अंदर कम से कम प्रीलिम्स के अंदर आपको 5000 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, तब जाकर आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन होता है। आप जब भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, जैसे पिछले साल आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी होगी, आपने स्टार्टिंग के 4-5 टेस्ट तो बहुत एंथुजियास्टिकली दिए होंगे, बट उसके बाद आपका एंथु कम हो जाता है। दिस इज वेरी वेरी नॉर्मल, इट इज वेरी वेरी ऑब्वियस। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन भर करने से आपका काम नहीं चल रहा है, क्योंकि आप उसका एनालिसिस अच्छे से नहीं कर रहे हैं। आपकी इसी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हमने द सिलेक्शन बैच स्टार्ट करा है। पहले हम एडवांस स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं। हम एडवांस स्टूडेंट्स को 8000 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। जी हाँ, दिस इज अवर पर्सनल गारंटी कि हम 8000 प्लस क्वेश्चंस यहां पर सॉल्व आपको करवा रहे हैं। इसके अंदर कैसे रहेगा, डेली के 50 क्वेश्चंस लाइव एमसीक्यू सॉल्विंग क्लास यहां पर रहेगी, जिसके अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने ही पड़ेंगे। आपके पास और कोई चॉइस होगा नहीं। इसके अंदर कंप्लीट कवरेज ऑफ करंट अफेयर्स भी होगा थ्रू एमसीक्यूज। यहां पर आप देखेंगे स्पेशल टेस्ट सीरीज रहेगी जीएस की, स्पेशल टेस्ट सीरीज रहेगी करंट अफेयर्स की, और यहां पर स्पेशल टेस्ट सीरीज अगेन सीसेट एग्जामिनेशन की भी स्पेशल टेस्ट सीरीज रहेगी। तो एडवांस स्टूडेंट्स के लिए दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम यहां पर आपको आपके हिसाब से प्रिपरेशन करा रहे हैं, क्योंकि आप अब पढ़ लिए हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ रिगरस प्रैक्टिस करनी है, और हम आपको ये पूरा का पूरा इसके अंदर करवाएंगे। अब आइए हम ये समझते हैं कि फ्रेशर स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, उनके लिए हम किस तरह के फीचर्स इस बैच के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए, ये स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पूरा का पूरा पढ़ना भी है, और इसी साल उनको सिलेक्शन भी चाहिए। मतलब उनके लिए वो सारी चीजें तो होनी चाहिए जो कि एक एडवांस बैच के अंदर है, बट इसके अलावा इनके लिए और भी फीचर्स होने चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर और सबसे पहला फीचर मैं आपको इसके अंदर बता रहा हूं, लाइव और रिकॉर्डेड जीएस क्लासेस आपको यहां पर मिलेंगी। जी हाँ, पूरी जीएस क्लासेस का पूरा सिलेबस जो होगा वो हम रिकॉर्डेड क्लास के फॉर्म में या फिर लाइव क्लासेस की फॉर्म में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। लाइव क्लासेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की होगी, और बाकी जो भी क्लासेस होंगी वो हमारे मॉड्यूलर बैच, जो कि एक हाई क्वालिटी के बैच है, जिसके अंदर सब कुछ कवर करा गया है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, वो बैचेस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके साथ साथ सीसेट की भी लाइव और रिकॉर्डेड क्लास रहेगी, बिकॉज हम यहां पर आपका कोई भी चीज छोड़ना नहीं चाहते हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं आपको प्रीलिम्स 2025 के लिए। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि डेली 50 क्वेश्चंस एमसीक्यू सॉल्विंग क्लास रहेगी, जो कि एडवांस बैच के अंदर भी रहेगी। राइट, कंप्लीट कवरेज ऑफ करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यूज, अगेन एडवांस बैच का फीचर है ये। और इसी तरह से स्पेशल टेस्ट सीरीज फॉर जीएस और स्पेशल टेस्ट सीरीज फॉर करंट अफेयर्स यहां पर इसके अंदर प्रोवाइड करी जाएगी, और इसके साथ साथ स्पेशल टेस्ट सीरीज फॉर सीसेट will also be provided to you। तो इस तरह से हमने इस बैच के फीचर्स बताएं एडवांस स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज फ्रेशर्स स्टूडेंट के लिए।
अब आइए हम डेली शेड्यूल के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज डेली शेड्यूल। तो डेली शेड्यूल के अंदर अगर आप देखेंगे, इसके अंदर शेड्यूलिंग हमने इस तरह से करी है कि आपके प्रिपरेशन के साथ साथ मैं भी आपके साथ साथ पूरे टाइम ही अवेलेबल रहूंगा। तो आई एम अवेलेबल टू यू, जब जब आप प्रिपरेशन के मोड के अंदर होंगे तो मैं भी एक तरह से आपके साथ साथ प्रिपरेशन मोड के अंदर हूं। सबसे पहले सुबह उठकर हम 5:30 से 5:45 AM तक योगा क्लास करेंगे। दिस क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एक तो ये आपका रूटीन बनाएगी कि आपको डेली 5:30 पे उठना होगा। उसके बाद योगा के अंदर हम कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करेंगे जो कि आपके ब्रेन के लिए, आपकी मेमोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ठीक 7 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, जिसको हमने बोला है डेली लाइव टेस्ट क्लास। डेली लाइव टेस्ट क्लास के अंदर हम आपको एक पूरा क्वेश्चन का सेट देंगे, ठीक है, जिसके अंदर एक एक करके क्वेश्चंस को लाइव आपको सॉल्व करना होगा। मैं वहां पर प्रेजेंट होऊंगा। हम जैसे ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद उसको किस तरह से आपको सॉल्व करना चाहिए था वो मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ मैं आपको उसका आसपास के सारे टॉपिक का कंप्लीट कवरेज आपको दूंगा। तो कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा आपका, क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी आपकी डेवलप होगी इस क्लास के अंदर। इसके अंदर हम 25 से 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्या होगा, ठीक 12 बजे आपके पास एक टेस्ट आ जाएगा। इस टेस्ट के अंदर जीएस एज वेल एज सी सेट के कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन दे रखे होंगे। तो यहां पर जीएस के जो क्वेश्चंस होंगे वो 30 क्वेश्चंस होंगे, और कॉम्प्रिहेंशन स्टार्टिंग में हम 1 कॉम्प्रिहेंशन देंगे आपको, फिर उसके बाद आपको 2 कॉम्प्रिहेंशन दिए जाएंगे। ये पूरा टेस्ट आपको 1.5 घंटे के अंदर सॉल्व करना है, 1.5 आवर्स, और बाकी का आधा घंटा आपको एनालाइज करना है कि आपने कौन कौन से क्वेश्चंस के अंदर मिस्टेक्स करी, कौन कौन से गलत क्वेश्चंस यहां पर हो सकते हैं। इसी टेस्ट को हम ठीक 5 बजे डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर मैं पूरा का पूरा टेस्ट आपको डिस्कस करूंगा। अगेन मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने चाहिए थे, क्या क्या आपकी गलती है उसको कैसे इंप्रूव करेंगे, और इसके बाद एक टेस्ट डिस्कशन के साथ साथ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट में उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि एडवांस बैच नहीं लिए हैं, जो कि फ्रेशर्स बैच लिए हैं, 7 से 9 बजे तक आपकी रिकॉर्डेड क्लास आपको दी जाएगी। कुछ क्लासेस जो होंगी वो लाइव क्लासेस ली जाएंगी, जैसे सीसेट का पूरा बैच मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसके साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की लाइव क्लासेस होंगी, बाकी सभी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर मिलेगी। दिस लास्ट पॉइंट इज ओनली फॉर द फ्रेशर स्टूडेंट्स। फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए है ये, एडवांस स्टूडेंट्स को ये रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस नहीं प्रोवाइड करी जाएंगी। अब आइए हम फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। इसके अंदर देखिए, फीस स्ट्रक्चर दोनों स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग तरह की फीस स्ट्रक्चर है। फ्रेशर्स के लिए ये फीस स्ट्रक्चर है 19,500, और एडवांस स्टूडेंट्स के लिए फीस जो है 15,000 रुपीज का फीस है। अब आइए हम आते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर। आपको स्क्रीन पे एक पेमेंट डिटेल दिख रहा होगा और एक स्कैन कोड दिख रहा होगा। इन दोनों के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इनिशियली आपको रजिस्ट्रेशन फीस जो डिपॉजिट करानी है वो 500 रुपीज जमा करानी है। आप जैसे ही 500 रुपीज जमा कराएंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। दिस रजिस्ट्रेशन फीस इज जस्ट टू बुक योर सीट। उसके बाद आपको 5 डेमो क्लासेस दी जाएंगी। अगर आपको ये बैच अच्छा लगता है तो ही आप इसको ज्वाइन करिएगा। तो 500 रुपीज रजिस्ट्रेशन फीस इसलिए क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड है इसके अंदर। सिर्फ हम ज्यादा स्टूडेंट्स पे फोकस नहीं कर सकते, ज्यादा स्टूडेंट्स पे फिर हम ध्यान नहीं दे पाएंगे, इसलिए हमने स्टार्टिंग के अंदर इस बैच के अंदर सिर्फ 30 स्टूडेंट्स रखे हैं। आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दे रखा है। दिस इज माई पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर 8788248734। इस पे आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट है इस बैच को लेकर, किसी भी तरह की क्वेरीज है इस बैच को लेकर, तो आप इसमें मेरे से डायरेक्टली बात करके सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो काइंडली। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।